बहुत लिमिटेड हो गई है। हम्म। एक तो वो शुगर और बीपी वगैरह है, थोड़ा सा आपने भी बता दिया। और उसके बाद और थोड़ा सा बोली कि नौजिया, उल्टी उल्टी सी लगती रहती है, बिल्कुल अंदर से इच्छा ही नहीं होती। जबरदस्ती एक आध रोटी अगर खा भी लो तो मन नहीं करता। चलिए, एक बार आपने मेरे को बात कराई थी उनसे, हैं? जी। एक बार बात कराई थी उन्होंने। हाँ हाँ सर, सर उससे बात कराई थी ना मैंने, उसका फिर वो भी करवाया था आपको। अच्छा। उसका प्रिस्क्रिप्शन भी मैंने आपको दोबारा से रिमाइंडर में डाला था। अच्छा। काफी परेशान है सर वो। एक काम करो ना, मेरी कल उनसे बात करा दो। जी। ओके। हाँ। ओके सर। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं? गुरु जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम सभी को। मैं डॉक्टर हरि हूँ, बिलासपुर रामपुर उत्तर प्रदेश से। मेरा नंबर है 9927753780। आज की संगोष्ठी का प्रारंभ चरक वंदना से करते हैं। यदा मतस्य अवतरेण कर्णाभिद्युद्धिता तदा शेषराय तत्रैव वेदा सागम अवात्मा यतश्रेयवायातु यथा केनचिन्दिता तस्मान् चरकानमान्यासु यात्रेषु चित्तमण्डले सावातिचरिकाचार्यो देवाचार्यो यथा दिवो सहस्रवदन चासोऽयं वंशोरुजाकृता पाताञ्जलमहाभाष्य चरक प्रति संस्कृते मनोवाक्याय दोषाणाम् अहित्रेयः पते नमः। अहित्रेयः पते नमः। अहित्रेयः पते नमः। कुछ चिकित्सा में कल कहाँ तक हो गया था? क्या बता दिया था कल पहले? बताएंगे? मेरी आवाज आ रही है क्या? क्लियर है क्या बता दिया था कल मैंने, कोई बता दो। मतलब कहाँ छोड़ दिया था? सर ग्रुप ए पेशेंट बताए थे ना आपने, ग्रुप ए में, फिर ग्रुप बी बताने हैं। कहाँ छोड़ दिया था उसको? युक्ति पूर्वक चिकित्सा बताने जा रहे थे आप उसकी वायु की। समन चिकित्सा ना? यस सर। समन चिकित्सा, दीपन पाचन से शुरू। हाँ देखो। सोरियासिस, सोरियासिस के प्रकार बताए थे ना, कैटेगरी। यदि वात और कफ, मतलब कफ ज्यादा है तो स्केल्स कैसे है, और कफ कम है तो
सिल्वरी है और ज्यादा है तो ब्लैकिश है। और पित्त का यदि पित्त इंक्लूड है तो फिर दरारें जो रहेगी उसमें लालिमा रहेगा। कैटेगरी किया थे सर, कैटेगरी किए, ठीक है, ग्रुप बनाए थे, ठीक है। 4 तो ग्रुप। हाँ, लिख लो, सामान्य चिकित्सा का सामान्य सिद्धांत। सभी कुष्ठों में सामान्य चिकित्सा का सामान्य सिद्धांत। वात कफ की चिकित्सा पहले ही प्रारंभ करते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि वात की चिकित्सा पहले करनी है आपको, पित्त की चिकित्सा बाद में करनी है, और अगर सामान्य स्थिति है तो क्या नाम है, पहली चिकित्सा वायु की करेंगे, दूसरी चिकित्सा कफ की करेंगे और फिर तीसरी चिकित्सा पित्त की करेंगे। लेकिन अगर कहीं पर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पित्त यहाँ उबड़ा हुआ है या पित्त के बहुत ज़्यादा हमको दाहा या तृष्णा टाइप की मरीज को दिख रही है, या फिर वहाँ बहुत ज़्यादा दाह के साथ जो है वो और लक्षण दिख रहे हैं पित्त के, अगर वो आपको दिख रहे हैं तो आप पहले वायु की चिकित्सा करें और फिर उसके बाद पित्त की चिकित्सा शुरू करें। लेकिन सामान्य सिद्धांत यही है कि पहले सभी कुष्ठों में वात पित्त की चिकित्सा की जाती है। और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अगर पंचकर्म के उसमें आए तो समन चिकित्सा में यही करना है। लेकिन अगर क्या नाम है, समन चिकित्सा में अगर आए तो यही सीरीज रहेगी, और पंचकर्म में फिर सीरीज वही रहेगी जो पंचकर्म की है। पहले वमन कराए, फिर विरेचन कराए और फिर रक्त मोक्षण कराए। कभी कभी कुछ ऐसे हैं जिनमें हमें पहले रक्त मोक्षण करना होता है, तो सबसे पहले उसका रक्त मोक्षण। इसमें जो ये वाली जो चिकित्सा है, इसमें मैनेजमेंट फर्स्ट टाइप और जो ग्रुप बनाए थे हमने, इसमें हम देख रहे थे कि वात और कफ जो है वो प्रबुद्ध अवस्था में है और पित्त जो है लेकिन वो अपने लक्षणों को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है, इसके कई कारण भी हो सकते हैं। कई कारण ये हो सकते हैं कि कफ के कुछ गुण पित्त के कुछ गुण के समान धर्मी तो नहीं होते, लेकिन शांत उससे हो जाते हैं। तो इसलिए हो सकता है कभी होता है तो देखने में आता है कि पित्त अपने लक्षण जो है पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है। स्थिति कुछ भी हो, उसमें कफ जो है, वात कफ प्रबुद्ध अवस्था में है। और जो हम जितने देख के आए थे, वो देख के आए थे कंडू, वो देख के आए थे उसकी रुक्षता, वो देख के आए थे उसका त्वक स्फुटन, त्वक का फटना यानी त्वचा का फटना, वो देख के आए थे उसका खरगुण, और वो देख के आए उसका कलर यानी कि जो सिल्वरी कलर है। एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया होता क्या है इसका कि कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि पेशेंट लिपोरोटिक है या एक्जेमेटिक है। दो चीजें इसको कंफ्यूज करती हैं, क्योंकि कहीं कहीं होता क्या है कि ऐसे पेशेंट आएंगे आपके पास जो ये दिखने में ये लगेगा कि थोड़े से हिस्से पे है, मान लो किसी के ग्वाइन एरिया में है और वो है तो वास्तविक सोराइसिस, लेकिन वहां पर हमको फिर कंफ्यूजन ये हो रहा है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको जो है एक्जिमा है, या कभी कभी किसी के उंगलियों में अगर हो जाता है। मेरे पास एक पेशेंट आज आया था, मैं आपको दिखाता उसको, लेकिन वो नहीं दिखा पाया, वीडियो भी नहीं बना पाया मैं उसकी। तो कभी कभी जैसे सीमेंट में जो काम करते हैं, अक्सर सीमेंट में जो गाड़ी उतारने का काम करते हैं, हम ऐसे जगह रहते थे पहले जहाँ पर जो है वो लोग ज़्यादातर जो है वो गाड़ी से जो सीमेंट आता ना ट्रेन से, वो उसको उतारते थे फिर ट्रक में लोड करते थे, तो अक्सर हम उन्हें देखते थे। तो उनकी उंगलियों में ये सब चीज़ हो जाती थी, और वहाँ पर चिकित्सा ये थी कि किसी को भी दिखाते थे तो उसको वो एक्जिमा की तरह उनका इलाज करना शुरू कर दिया करते थे। और धीरे धीरे करके
फिर वो एक्जिमा तो होता नहीं था, लेकिन वो वास्तव में लेप्रोसी होती थी, और वो बहुत दिनों के बाद डायग्नोसिस हो पाती थी, फिर जाके वो पेशेंट को एक तरीके से ऐसा हो जाता था। कभी कभी हम लोग जो है वो कंफ्यूज ना कर जाएं कि एक्जिमा के चक्कर में लेप्रोसी का मरीज पकड़ बैठे, इसका ध्यान रखें। इसमें जो चिकित्सा है वो चिकित्सा सिद्धांत यही है कि सबसे पहले सभी कुष्ठों में हम बात कफ की चिकित्सा करें। अगर आपको कोई लक्षण पित्त का दिख रहा है तो आप पित्त की चिकित्सा करें, लेकिन सामान्य सिद्धांत यही है कि पहले बात की फिर कफ की मतलब चिकित्सा करते हुए उन्होंने समन चिकित्सा, कोई चीज का ध्यान रखना, समन चिकित्सा। जहां पर पंचकर्म चिकित्सा की बात आती है तो फिर वहां पर आप वमन, विरेचन और फिर रक्तमोक्षण, ये जो चिकित्साएं हैं, और फिर उसके बाद में मत्रा बस्ती या बस्ती या फिर उसका जो तत्वधारा वगैरह है, कभी कभी स्रोधारा भी करनी पड़ती है, तत्वधारा वगैरह है, नस्य भी करना पड़ता है, तो वो सब चिकित्सा आप कर सकते हैं। इस वाले पेशेंट, इन टाइप के जो मरीज हैं, इनको हम अपना जो चिकित्सा है, समन चिकित्सा है, उसमें क्या दें? इसमें समन चिकित्सा में आप लिखें, क्योंकि वायु को आपको शांत करना है, मैं कई ड्रग बताते चले जा रहा हूँ, और वो ड्रग जो है आप एक अपनी चाहे उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन चॉइस ऑफ ड्रग, चाहे आप इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे एक सीरीज वाइज लिख सकते हैं, और चाहे सबको मिला के लिख लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने कैसे लिखा है वो मैं बता दूं। चॉइस, फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस इन सोराइसिस टाइप 1, इसमें वायु की सबसे पहले जो ड्रग है वो, हम वायु की ड्रग ऐसे चुनते हैं, पहले आप समझ लीजिए कि क्यों क्यों दिए गए हैं ये, फिर आपको समझ में आता चला जाएगा। नमस्कार। हम वायु की ड्रग सबसे पहले इसलिए ही चुनते हैं, ऐसे चुनते हैं जो कफ के भी नाशक हों और वायु के भी नाशक हों। तो सीधी सी बात है, जो वायु के नाशक होंगे वो कफ को बढ़ाएंगे, लेकिन हमको वो काम नहीं करना है। तो वो सिद्धांत यहाँ पर बिल्कुल एकदम अलग हो जाता है कि जो ड्रग वायु को कम करने को होते हैं, अक्सर वो कफ को बढ़ा देते हैं, तो वो चीज हमको ध्यान रखना। तो आप लिखें। प्रणाम सर। प्रणाम। सर एक सेकंड के रिगार्डिंग बात बता रहे हैं, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। ये वायु की चिकित्सा आप किसके लिए बता रहे हैं? सोराइसिस कल छोड़ी थी ना, सोराइसिस की समन चिकित्सा टाइप 1 में। ठीक है। थैंक यू सर। लिखें। बला, अश्वगंधा, आप इसको सिरप बेस में भी लिख सकते हैं। पहले तो वो लिख लो जो आपको मतलब कहना चाहिए वो आता है, जो हमारे कंपनी में आते हैं उसको लिख सकते हैं। अश्वगंधारिष्ट, बलारिष्ट और दशमूलारिष्ट। योग आप बना के दे सकते हैं, तो आप एक योग लिख लीजिए। मेनली अगर योग बना रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी कंटकारी जड़ डाल दें, दूनी मात्रा में कर दें। अगर दशमूल में डाल रहे हैं तो दशमील के सभी द्रव्यों को लेकर कंटकारी जितनी पड़ी है उसकी दूनी मात्रा डाल दें। कारण मैं बता दूंगा। ठीक है, कंटकारी जो है वो वायु का बहुत बढ़िया अच्छा सामक ड्रग है, इसलिए बातच कांस में भी इसका प्रयोग करते हैं, और उसकी दूनी मात्रा मतलब कहना चाहिए हाई डोज देते हैं कंटकारी की, बातच कांस में इसका प्रयोग कर लेते हैं। जब कांस का आएगा उसका, तो फिर इसमें पूरा बताएंगे कि कंटकारी कैसे काम करता है। सर ये कंटकारी जो है ना, इसमें अश्वगंधारिष्ट, बलारिष्ट और दशमूलारिष्ट में मिलाना है सर? वैसे नहीं, जैसे आपको लग रहा है कि मैं इसको बना नहीं सकता योग के लिए, तो आप ये तीनों मिला के दे सकते हैं। आपको लगता है कि मैं योग बना लूंगा, तो आप लिख लो दशमूल योग बना का दीजिए सर, योग लिखा दीजिए। हाँ, दशमूल का क्वाथ ले लें, उसमें जितना कंटकारी बराबर मात्रा में पड़ा उसकी दूनी मात्रा उसमें डाल देना, क्योंकि कंटकारी बात और कफ पे बहुत बढ़िया काम करती है। ठीक है, ये ले लिया, बला ले लिया, बला ले लिया और दशमूल ले लिया आपने,
फिर उसके बाद मत्स्यगंधा ले लिया, और उसके बाद अमृता। अमृता का मतलब आपकी गुड़ चीज, और उसके बाद फिर अदरक। अदरक अदरक का मतलब आप शुंठी ले लें उसको। शुंठी का आप मतलब कहना चाहिए इनका सबका जो है वो क्षीर पाक बनाए, क्षीर पाक बना के मरीज को दें कि आप जो है ये क्षीर पाक पिएगा। शुंठी हमने क्यों लिया इसको आपको पता ही होगा, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। शुंठी मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि वायु का जो क्या नाम है दूध है, उस दूध के जो गुण है, गुणता है, ठीक है, वो पहुंच जाएगी शुंठी, तो फिर उसको जो कफ के गुण है उनको नाश करके ही जाएगी वो, और वहां पर दूध से उस, हाँ जी, हाँ। इसका ये संगीता जी पूछ रहे हैं वातज सोराइसिस, यहाँ पर हम बात का फज है क्योंकि वातज सोराइसिस को हम अकेला वातज सोराइसिस नहीं कहेंगे। अदरक, काली मिर्च, पिपली सौंठ, ये बात का बिल्कुल वायु को कम करती हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज देख लो कि वो बात का फज है प्रधान दोष में। अगर आपने केवल वायु को खत्म करने के लिए त्रिकटु वगैरह ये सब देना शुरू कर दिए तो उसके बिल्कुल एकदम समान धर्मी गुण जो है कफ को खत्म करने के लिए अगर आपने ये दे दिए, क्या जो कफ को खत्म करने वाले कटु द्रव्य को दे दिए तो उसके समान धर्मी एकदम बात के प्रकोप हो जाएगा। इसलिए चिकित्सा वो करनी होती है जो कफ को भी खत्म हो और वायु शांत हो जाए। तो सर इसमें त्रिकटु नहीं देना है ना सर, केवल शुंठी देनी है? हाँ, शुंठी देनी है, त्रिकटु नहीं देना है। किसकी आवाज आ रही थी? दोनों को आज की ये बात और कब दोनों जी विवेक जी बताओ। सर म्यूट कर दो एक बार सर, प्लीज सबको म्यूट कर दो सर। आवाज ठीक नहीं आ रही? नहीं आवाज ठीक आ रही है सर, म्यूट कर दो, थोड़ी बाहर से आवाज। अपना अपना हैंड रेज कर दें, जिसको प्रश्न रखना है या जो आपका केस है वो हैंड रेज पहले ही कर दें, फिर मैं उसी के सीरीज में आपको बुलाता चला जाऊँ। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले ये देखना है कि अगर हम बात कफ की चिकित्सा कर रहे हैं तो हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कफ को नष्ट करने वाले कोई भी ऐसे द्रव्य देंगे तो वो वायु के बिल्कुल एकदम जो गुण है उनके समान धर्मी गुणों को बढ़ाते चले जाएंगे और वायु प्रकोपित हो जाएगी। हम सोच रहे हैं कफ शांत हो रहा है, उधर वायु और ज्यादा प्रकोपित हो रही है। तो हमको ऐसे ड्रग चूज करना है कि वायु भी शांत हो जाए और हमारा कफ भी ना बढ़े। ये क्या है? सुगंधा वाला वायु क्षीर पाक बताया है, ठीक। बात कफ दोनों, हाँ, बात कफ दोनों में क्षीर पाक हमने इसलिए बता दिया क्योंकि उसमें शुंठी डाल दी है, और शुंठी जो है वो कफ के गुणों को नहीं मतलब बढ़ने देगी। जो दूध जा रहा है उस दूध में जो कफ के गुण होंगे उनको शांत कर देगी, और उसको वहां पर एक प्रकार से जो जब वो शांत कर देगी तो दूध का अपना जो गुण है वायु को शांत रखेगा और पित्त को भी बढ़ाएगा, क्योंकि पित्त को इसलिए बढ़ाएगा क्योंकि उसकी कफ में शुंठी जा रही है। तो क्योंकि वहां पर पित्त हो सकता है कि वहां पर ऐसी अवस्था में हो जो कार्य ना कर पा रहा हो, उसके पोषक अंश, थोड़ा सा ध्यान से सुने, उसके जो पोषक अंश हैं वो ना मिल पा रहे हों, और हमने पेशेंट को अगर क्षीर पाक करके दे दिया तो उसमें हमें दो चीज का फायदा होगा। एक तो जो हमारे पित्त हैं वो सभी प्रोटीन से बने होते हैं, ये आपको पता है, और अगर हम प्रोटीन उसकी बंद करेंगे तो जो पित्त है वो पित्त उस अवस्था में नहीं है, वहां पर सही तरह से उसका सिंथेसिस है वो हो नहीं पा रही है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए उसको हमने दिया कि कहीं पर अगर ऐसा ना हो कि इसमें प्रोटीन की कमी की वजह से जो हमारा पित्त है वो क्षीण हो गया है और उसकी सिंथेसिस हो ही नहीं पा रही है, तो उसको भी ध्यान में रखा। और क्योंकि पित्त बने तो प्रोटीन तो पहुंचेगी दूध के साथ, लेकिन कफ के गुणों को नाश करने के लिए एक चीज़ आपको मैं बताऊं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो कि हमको, जैसे हमारे सूत्र स्थान है, उन सूत्र स्थान में हम लोग कभी कभी पढ़ने बैठते हैं या कभी देख लेते हैं, वो बताया कि इसके गुण ये हैं, इसके गुण ये हैं, इसके गुण ये हैं, शाक वर्ग में ये,
तो वो अक्सर हम छोड़ देते हैं। वास्तव में वही नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप उसको जब उसको मैंने पहले ही बताया कि जब आप दूध में डाल देंगे अदरक जो डाल के पीते हैं, तो कफ कारक जो गुण होता है दूध का खत्म हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है, पित्त का बढ़ जाता है और वायु शांत हो जाती है। इसलिए हमने इसको जो है वो किस में दिया, मतलब कहना चाहिए बात का बस सोराइसिस में वायु को शांत करने के लिए ये योग दिया। और बाकी वो जो तीनों बताए हैं वो तीनों आप अपने नहीं है तो आप उसको पेशेंट को दे सकते हैं। उसमें तीनों पित्त को तो बढ़ाएंगे क्योंकि कषाय हैं, कषाय का मतलब हमने रिस्टविर दे रखे हैं तो वो बढ़ाएंगे भी, वायु को शांत भी रखते हैं और फिर कफ को भी नहीं बढ़ने देंगे, तो आप उसमें दे सकते हैं। नंबर 2, अब नंबर 2 में जब वायु की चिकित्सा करेंगे तो वायु के गुणों की चिकित्सा फिर हम थोड़ी सी देखेंगे कि वायु के गुणों की चिकित्सा हमको कैसे करनी है। क्योंकि अभी वायु की है, कफ को तो हमने बिल्कुल उसको दबा के चले हैं, क्योंकि दबा के इसलिए चले हैं कि हम उसको बढ़ने नहीं देंगे, ये हमारा पहला मोटो रहेगा। और दूसरा मोटो रहेगा कि हमारा कफ ना बढ़े। बाद में तो हम उसको ये सिम्टम्स जो चीर पड़ती है उसमें जो उसका रुकता है वो ये सब खत्म हो जाएगी, तब फिर हमको फिर कफ को चिकित्सा करने के लिए फिर हमें समन चिकित्सा में घुसना पड़ेगा और फिर उसको गमन कराएंगे। नंबर 2, क्या नाम है, लिख दिया मैंने, हाँ, एक मिनट रुक जाना जरा, हाँ, अरे भाई बात कुलांतक रस, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, हाँ बात कुलांतक रस, ठीक है। एक गोली रोज देंगे उसे, एक गोली से ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि कभी कभी बात कुलांतक रस में जो है वो थोड़ा सा हो जाता है, वायु तो शांत नहीं होती लेकिन उसका जो ब्लड प्रेशर है वो जो है बढ़ जाता है। लेकिन उस कभी कभी कोई पेशेंट होते हैं उनको ये ज़्यादा सूट भी नहीं करता। और एक भी ध्यान रखना कि कुचला जहाँ पड़ा हुआ होता है उसको एक गोली से ही शुरू करो, और ये शुद्ध कुचला है और आप पूरी तरह से जो है अच्छी तरह से उसको मतलब कहना चाहिए देख चुके हैं कि हाँ कुचला शुद्ध है, तो आप फिर उसको दें, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गोली भी दे सकते हैं, लेकिन कहीं शुरू में किसी कंपनी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, एक गोली दें तो उससे जो ब्लड प्रेशर होता है वो थोड़ा सा अगर आप देंगे उसके लिए, तो अगर अशुद्ध हुआ तो वो एकदम ब्लड प्रेशर को डाउन करता चला जाता है। दांडमाटी अबले, सर आपने क्या बोला? दाढ़ी माटी अबले, वैसे तो आपको ये सब मतलब कहना चाहिए इसके बारे में सबको पता है कि जहाँ पर पित्त के द्वारा ये जो जितनी भी दाह होती हैं या पित्त के द्वारा जो आरुचि होती है, मतलब पित्त के द्वारा आरुचि नहीं, मतलब दाह होती है, जहाँ अम्ल पित्त होता है वहाँ, या रक्त पित्त होता है वहाँ, या अतिसार होता है वहाँ, या फिर जो संग्रहणी होती है वहाँ, या कहीं नेत्र रोग होता है वहाँ, इसको हम लोग यूज करते हैं। लेकिन एक शब्द दे रखा है कि आरुचि में भी इसको यूज करते हैं। तो आरुचि कफ का एक क्या है, एक लक्षण है। और आरुचि जो कफ का लक्षण का मतलब वहाँ जो कफ है स्तिमित है हमारे आमाशय में, दांडीमाटी वहाँ काम करता है। कारण क्या है, इसमें जावित्री पड़ी हुई है, इसमें मरीच पड़ी हुई है, इसमें तेज पत्ता पड़ा हुआ है, इसमें दालचीनी पड़ी हुई है, इसमें लवंग पड़ी हुई है, इसमें सूंठी पड़ी हुई है, इसमें पिपली पड़ी हुई है, और इसमें क्या पड़ा हुआ है, सबसे बढ़िया ड्रग पड़ा हुआ है शकरकंद। जहां ये शकरकंद जाती है
दांडिम तो पढ़ा ही है, लेकिन जहाँ ये शकरकंद जाती है तो शकरकंद में अपना एक गुण होता है। अब जब हम बरसात में, क्या नाम है, ठंड आती है तो उस समय, हाँ चित्रक भी है, यस, तो उस समय जो है वो शकरकंद को हम आग में भून के खाते हैं। बहुत से लोग तो उबाल के खाते हैं, लेकिन शकरकंद का असली मजा जो होता है वो आग में भून के खाने का है। क्या आनंद हो, जिसने खाया होगा वो बता देगा। तो पानी जल जाता है उसका। कौन सा ऐसा गुण मर जाता है तो सर शकरकंद आग में भूनने पर और ज्यादा मीठा हो जाता है, और ज्यादा मीठा हो जाएगा अगर आग में भूनेंगे उसे। तो वहां वो करता क्या है कि जो शकरकंद होता है उस शकरकंद में स्निग्धता गुण होता है। मधुर, हाँ, या मधुर, हाँ मधुर, मधुर होता है। मतलब शकरकंद को आप भून लो, आप खा के देखना, आए मौसम, तो मैं आपको अपना वो बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें करने से कुछ होती हैं। आप करेंगे घर पे, भूनेंगे उसके लिए ना लकड़ी भी डाल के, तो आप ऐसा एक दो, आप 2-3 ले आओ और 2 बच्चों को तो कहने से उबालो और एक आप भून के खाओ, और फिर दोनों में अंतर स्पष्ट करो कि इसमें जो है वो भूनने के बाद मिठास ज्यादा हो जाती है। अर्थात इस उस शकरकंद में जो होता है वो जो उसका मधुर गुण होता है वो उसकी स्निग्धता के कारण बढ़ जाता है, और जब वो स्निग्धता के कारण बढ़ जाता है तब क्या होता है, जो अपना गुण छोड़ के जाता है वो बॉडी के अंदर, कफ को ना बढ़ाता है और सीधे सीधे स्निग्धता को बढ़ा देता है और वायु शांत हो जाता है। आचार्य चरक ने एक और बताया है इसमें कि इसका तो मैंने ये भाव प्रकाश से निकाला है, लेकिन आचार्य चरक ने इसका एक योग बताया है जिसमें इसको दिया है। मैं आपको बता देता हूँ, देखना पड़ेगा चरक के लिए। ज्यादा तो इसमें कुछ नहीं दिया है, बता दूंगा, कहीं लिखा है इसमें। तब इसमें तीसरा आप लिखें, एक योग लिख लें इसमें, त्रिकटु, गुड़, तेल और हरण। सर रिपीट कर दीजिए। त्रिकटु, गुड़, तेल और हरण। सर तेल। सर हाँ, तेल। तेल की मात्रा कितनी रहेगी सर इसमें, इनकी सबकी? मैं बता दूं, लिखो 2.5 ग्राम त्रिकटु जी, 2.5 ग्राम गुड़, 2.5 ग्राम हरण का चूर्ण, 2 ग्राम ले लें। ठीक है सर। कुल मिला के 6 ग्राम तक देते हैं आप, मैंने 7 ग्राम तक बता दिया, लेकिन 6 ग्राम तक दे देते हैं, और उसमें उसको मिला के और फिर उसमें 10 ml तेल डाल दें। नीचे रखें ताकि वो लेप जैसा ना बन पाए, एक चटनी जैसी बन जाए। इसके नीचे और लिख लो, आपसे कोई भी प्रश्न कर सकता है कि भाई साहब ये जो त्रिकटु होता है ये भी कुछ को घटाता बढ़ाता है, क्या कह रहे हैं? आपसे कोई भी प्रश्न कर सकता है कि तिल का तेल और गुड़ ये दोनों ही कुष्ठ को पैदा करती हैं, दोनों ही खुजली को बढ़ाएंगी, दोनों ही वो करती हैं, तो आपने इसमें कैसे दे दिया? इसका आंसर भी लिख लो, संयोग विकृति विसंबित होकर अपने प्रभाव से काम करते हैं। दोबारा बोलना सर एक बार। संयोग विकृति विषम संवेद होकर
ये द्रव्य अपने प्रभाव से कुष्ठ को दूर करते हैं। इनकी समय सीमा है 1 महीने तक मरीज को खिलाना है। हो गया। अब इसमें जो योग हैं, जो सिंपल योग हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको सबको पता है, उसमें सबको आपको आप सब जानते ही हैं। स्वयंभू उपगुल, अयस्कृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको दुए मत। अयस्कृति, अयस्कृति का मतलब आप समझ गए ना, अयस्कृति सिरप आता है, कौन कौन समझ गया अयस्कृति? हाँ सर, लौह वाला जो आता है, हाँ, अयस्कृति। लौह को बुझा के हाँ, अयस्कृति। हाँ। हाँ जी सर, इंट्रिंसिक फैक्टर का काम करेगा, हाँ तो भ्राजक पित्त को जाके ठीक करेगा। जी 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 जी। उसके बाद स्वयंभू उपगुल, और आरग्ध के योग, आरग्ध के योग में आप आरग्ध भी दे सकते हैं, आरग्ध महातिक्तम कचायम भी दे सकते हैं, इतना आपको पेशेंट को 1 महीने खिलाना है, और 1 महीने तक जो हरण, चिरकटू, तेल और गुड़, उसका योग खिलाना है। नित्य मृदु विरेचन किससे कराएं? एरंटेल अच्छा रहेगा या त्रिवृत? त्रिवृत सर। अब एक चीज को और से ही ना करा दें। अरे हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, वो एक चीज याद रखें कि एरंड तेल सर्वश्रेष्ठ बात कफर है, और हम बात कफ की तो चिकित्सा कर रहे हैं। पंचकर्म चिकित्सा, सर विरेचन में तो केवल एरंड तेल यूज कर सकते हैं, कुछ और भी? एरंड तेल से अगर करते हो तो अपने निशोध से भी सकते हैं, लेकिन निशोध क्योंकि ज्यादातर जो है वो पित्त पर ही अपना काम करता है, और जो हमारा क्योंकि रोग ही हमारा जो सोराइसिस है उसमें प्रमुख दोष जो है ग्रेड फर्स्ट में, मतलब टाइप फर्स्ट में जो है वो हमारे बात कफ ही हैं, और एरंड तेल के अपने ही गुण जो है बात कफ को नष्ट करते हैं, वही अच्छा रहेगा। हाँ, आपने एरंड तेल से कराया, लेकिन वहां पर आपने, अगर हो सकता है, मैं आपको वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपने जो है उसको कहीं ये देखा हो या पेशेंट ने आपको नहीं बताया हो,
कि मेरे को यहाँ पर पित्त की संप्राप्ति भी है। जहाँ पर पूर्ण रूप से कफ और पित्त एकदम बढ़े हुए होंगे, वहां पर अगर एरन टील से आपने कराया तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, किसी को नहीं भी होती है, लेकिन आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर वास्तव में ये सब चीजें हमको देखने को मिल रही है, क्या रूक्षता वगैरह या कंडू वगैरह मिल रही है। तो वो चीज, वो टाइप जो फर्स्ट की है वो आपको निर्दिष्ट है। आप खुद ही इस चीज को खुद ही सोच सकते हो कि हम चिकित्सा किसकी कर रहे हैं, किस दोष की चिकित्सा कर रहे हैं। हमारे लिए विरेचन में जो है वो कौन सा जो है वो जो विरेचन का मतलब जो हमको रोज उसको ऐसा विरेचन नहीं करना है कि वो दिन में या रात को जो है वो बहुत ज्यादा उसको लूज मोशन आए। कुल मिलाकर उसकी कोष्ठ की पूरी तरह से शुद्धि नहीं करनी है, बल्कि बात और कफ को वहीं पर एक प्रकार से हम मतलब कहना चाहिए समन चिकित्सा के लिए उसको देना है। लेकिन हमको मतलब कहना चाहिए जब हम उसमें चले जाएंगे पंचकर्म में, तो हमें बदलाव करने पड़ेंगे, और वो बदलाव जो है फिर अब देख रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं। अब वो बदलाव क्या करने हैं पंचकर्म चिकित्सा में? तो पंचकर्म चिकित्सा में जो घृत यूज करते हैं, और वो खासकर बात और कफ पे ही अगर काम करे, वैसे पित्त पे भी काम करेगा, तो 2 घृत सुश्रुत संहिता में है। एक है तिक्तम कषायम और एक है महातिक्तम कषायम। जो महातिक्तम कषायम घृत है उसका यूज हम करते हैं इसमें, वो महातिक्तम घृतम। महातिक्तम जो घृतम है वो एक ऐसा मतलब कहना चाहिए जल्दी वैसे मिलता नहीं है, लेकिन हाँ जो आप साउथ की उसमें जाओगे तो महातिक्तम घृतम मिल जाएगा। लेकिन जो तिक्तम घृतम है वो आप खुद ही बना सकते हो। महातिक्तम घृतम थोड़ा बनाने में दिक्कत होती है, और उसको पित्त जहाँ तक हम जो पंचतिक्त करते हैं ना, यूज करते हैं, उसी का एक सब्स्टिट्यूट बना के दे देते हैं उसको, और वो पंचतिक्त की तरह। लेकिन वो तिक्तम जो घृतम का जो वास्तविक जो मतलब बताया है सुश्रुत में, वो 2 घृतों का जो वर्णन किया है, चरक ने त्रयमाणा घृत का भी वर्णन किया है। लेकिन वहां पर जो त्रयमाणा को हम देखना पड़ता है कि त्रयमाणा में, वो बताऊंगा मैं जब तीसरे ग्रेड में आएंगे, तीसरे उसमें आएंगे टाइप में, तब उसमें त्रयमाणा दिया है दोष का नाश करने के लिए। लेकिन महातिक्तम घृतम में आपको, आपके पास चरक संहिता तो आप उसको देख लीजिएगा। आरब्ध महातिक्तम घृतम यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आरब्ध महातिक्तम कर सकते हैं। उसका कारण भी यही है कि मैं आपको इसको बता देता हूं कि जो महातिक्तम घृतम है, इसका कंटेंट ही दूसरा अमलतास है। आम लिखिए ना माँ सर, है आम लिखिए है ना सर महातिक्तम घृतम में ज्यादा। महातिक्तम घृतम में आम्ल की तो ज्यादा है, आम्ल की तो है मतलब कहना चाहिए उसमें ज्यादा है, डाल देते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो चरक के अगर उसके हिसाब से बनाया हमने, सुश्रुत के हिसाब से बनाया, तो मैं इसको एक बार आपको देख लेता हूँ, आपके पास होगी सुश्रुत, पढ़ लें उसको। सर जो महातिक्तम घृतम होता है ना, उसमें कुटकी और चिराता होता है सर। चिराता तो यहाँ पर फिर पित्त को भी इंक्रीज करेगा। नहीं 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 नहीं, वो इंक्रीज नहीं करेगा, वहां से उसका शोधन करेगा। कुटकी शोधन करती है, कुटकी नहीं, चिरायता की बात कर रहा हूँ। तो चिराता क्या करेगा? चिराता क्या करेगा? पित्त का वो इंक्रीज का करेगा। शोधन, नहीं नहीं, पित्त का शोधन करता है। पित्त का शोधन करता है, इंक्रीज नहीं करेगा। और इसमें आप द्रव देख लें, देखिए दूसरा ही ड्रग दिया है इसमें, अमलतास सप्तपर्ण। अमलतास ये जो श्लोक है सप्तपर्ण आरब्ध, ये पूरा जो श्लोक है, श्लोक नंबर 8 अध्याय कौन सा है, 9, अध्याय 9 में श्लोक नंबर 8 है, वो उसका पूरा है। सप्तपर्ण अमलतास अतीस तालमखाना कुटकी गिलोय त्रिफला परमल नीव पापड़ा धमासा त्रायमाणा। देखिए मैंने कहा ना कि इसमें जो है, हालांकि हम लोगों को याद नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ मेन कंटेंट याद रहता है। और चरक ने जो है त्रायमाणा को अलग से ही विस्तृत वर्णन दिया उसका। मुस्ता चंदन पद्दाक हल्दी पिपली बड़ी इलायची मूरवा सतावरी शारवा इंद्र जौ अडूसा वन मुलेठी चिरायता प्रवेद, इसका पूरा जो है उन्होंने कल्प बनवाया है। फिर उसके बाद जो है इसका जो अपना अधिकार देखिए, कुष्ठ विषमज्वर रक्तपित्त हृदय रोग उन्माद अपस्मार गुल्म पिटका रक्तपिर्दर गलगंड गंडमाला सलीपर पांडुरोग विसर्प हर्ष नपुंसकता और कांडू, और स्पेशली मेनली जो है
वो सभी कुष्ठों के लिए, मतलब सभी जो बात कफज होते हैं उसमें। अब इन्होंने यहाँ आखिर में जो लिखा है उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। आखिर में जो शब्द दिया है कंडूपामा, ये जो शब्द दिया है इससे हमें प्रदर्शित ये होता है कि जो कंडू है अर्थात ये कफज में काम करेगा, और जो छाजन जो होती है वो विपिंग जो छाजन होती है उसमें काम करेगा। और इसी से हम लोग निकाल के लेके आए कि इसको कफ वाले में यूज करो तो अच्छा है। जी अब बताओ। सर इसमें महातिक्तम ऋतु में साउथ का रेफरेंस अष्टांग हृदय को फॉलो करता है सर। इसमें हाँ। आमलकी 50% होता है सर, आमलकी का स्वरस, इसलिए वो थोड़ा ब्रुमन होता है, मैं थोड़ा पिच शमन, लाइक पित्त कफ शामक है, पित्त कफ शामक होता है। और साउथ में हमेशा अष्टांग हृदय का ही फॉलो करता है, कुछ अधिकार में है महातिक्तम ऋतु। तो आप इसको बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भी बना। नहीं सर, चरक में भी यही लिखा है, चरक में भी लिखा है द्विगुण आंवले का स्वरस मिलाएं, आमलकी स्वरस लिखा है। चरक में भी यही लिखा है विन्यासा मैम, चरक में भी यही लिखा है कि घृत से द्विगुण आंवले का स्वरस। हाँ सर मैम, इसलिए थोड़ा ब्रुमन होता है। तिक्तक महा पंच तिक्तक घृत और महातिक्तक घृत में यही अंतर है। ये थोड़ा वात कफ शमक होता है, ये पित्त शमन होता है, आमलकी का ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए। और इसलिए हम लोग यहाँ अल्सर में भी यूज करते हैं ना सर, IBS में और गैस्ट्रिक अल्सर में सब ड्यूडेनम अल्सर, लाइक सब में यूज करते हैं। दरअसल है क्या ना, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने अपने ग्रंथ की जो है वो हर आचार्यों ने जो है एक वो बताई है कि श्रेष्ठता उसमें प्रदर्शित की है, और वो श्रेष्ठता है भी, लेकिन हमारी सोचने की जरूरत है कि हम उसको कहाँ पर कैसे यूज करें। अब वहां पर क्या है कि जो अष्टांग का है या कहीं पे भी है, मैं किसी को वो नहीं कर रहा, इसमें क्या है कि सर इसमें एक्चुअली हम साउथ में ये महातिक्तम घृत को शोधन में नहीं यूज करते हैं, शमन मात्र में यूज करते हैं। शोधन के लिए पंच तिक्त का यूज करते हैं, शमन दे रहे हैं भी घृतपान को, उस समय महातिक्तम घृतम शोधन शमन मात्र में यूज करते हैं सर ज्यादातर। हाँ तो ऐसा है ना कि सर चरक में लिखा है, चरक में जो ये श्लोक है 150 जिसमें महातिक्तम घृतम है कुष्ठ अधिकार में, उन्होंने ये लिखा है इसमें कि रक्त पित्त उचित मात्रा में प्रातः सायकाल इस घृत के सेवन से कुष्ठ, रक्त पित्त, प्रबल रक्त का प्रवाहन करने वाले अर्श, अम्ल पित्त लिखा है सर उन्होंने, पित्त कामला, तो इसका मतलब ऐसे मान सकते हैं कि त्रिदोषज ही हो गया, फिर तो तीनों पे इफेक्ट कर जाएगा, जो बड़ा होगा उसको शांत कर देगा। हाँ देखो उसमें जो दिया है ना वो एक प्रकार से जो मतलब हमारे चरक जी ने लिखा है उसको और हम इसको दोनों को कंपेयर अगर हम कर दें तो इसमें और उसमें अंतर जमीन आसमान का अंतर है। और वो सोचने की जरूरत इस बात की है कि यहाँ पर हम जैसे हम किसी को अगर उन्होंने देखो अपने अर्थ के हिसाब से अर्थ को लिखा, विषम की चिकित्सा वो करते थे, आप समझ रहे हो ना। हाँ जी। वो एक सर्जरी के पार्ट के रूप में करते थे, तो विसर्ग की चिकित्सा करते थे, अर्श की चिकित्सा करते थे, जो मतलब मेन रूप से जहाँ कंडू वगैरह होता था, बहुत ज्यादा छाजन वगैरह हो जाती थी, तो उसकी सर्जरी के हिसाब से अगर नहीं तो फिर उसको वहां यूज करते थे, लेप भी लगाते थे। और पंचकर्म की दृष्टि से उन्होंने फिर उसमें जो है जो घृत मतलब सेवन की जो बताई है, तो जैसे विषम ज्वर है, अब रक्त पित्त में उनको रक्त पित्त में जब उन्होंने सेवन किया तो उन्होंने समन के हिसाब से बता दिया, हृदय रोग के हिसाब से बताया, उसमें उन्मान में उसी के हिसाब से बताया, गुलूम में उसी के हिसाब से बताया, रक्त प्रदर में उसी के हिसाब से बताया। लेकिन जहां पर उन्होंने कहा कि ये विसर्ग में भी और कंडू, मतलब एक आखिर में श्लोक में लिख दिया उन्होंने कि कंडू और पामा, कंडू और पामा का मतलब इसके बहुत ज्यादा कफ है शरीर के अंदर और बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, तो फिर आप इसको जो है वो सीधे कंडू और पामा का मतलब अब यहाँ पर आप इसको मतलब कैंची शोधन चिकित्सा में इसको यूज करें। और इसको अगर वो नहीं बना रहे हैं तो आप लोग बना लो, आप लोग हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसका दूसरा तरीका ये है कि उसमें जो आंवले की पड़ी हुई है, जिसमें आंवले की डाली है, उसमें जो द्रव्य नहीं है, उन द्रव्यों के कल्क से दोबारा से आप इसको जो है जो घी है उसके लिए आप जो है सिद्ध कर लें। जैसे कि हम लोग करते हैं, 4-5 ट्रक लिए और उनका क्वाथ बनाया, घी डाला
और फिर उसको जो है उसी में इसकी एक भावना टाइप की दे दी और बन गया हमारा सुश्रुत के अनुसार जो है। और फिर उसको जो है आप संशोधन उससे पिलाएं और फिर संशोधन उससे दें पूरी तरह से। और फिर उसमें फायदा ये होता है कि अगर हम उसको देंगे ना, पंचतिक्त को देंगे, तो हमें डर इस बात का रहता है कि उस स्थिति में हमको ये पता नहीं चलती है कि यहाँ पर कब क्षीण अवस्था में है या फिर अपनी समान अवस्था में है या फिर कहीं ऐसी अवस्था में तो नहीं है जो अपने गुणों को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। देते देते मरीज को परेशानी हो जाती है फिर उसमें। और खुद देखा है कि मरीज खुद आके इस बात को कहता है कि पहले जो आपने दवाई दी थी ना डॉक्टर साहब, मतलब समन में भी बता रहा हूँ, वो जब घी दिया था तो उसमें समस्या बढ़ गई थी, लेकिन इस बार जो आपने इसको डाल के, जैसे हम लोग क्या करते हैं पंचतिक्त घृत के साथ में ही उसको सुदर्शन दे दिया और आरक्त साथ में दे दिया कि इसको इसमें मिला के पी लेना। आप बोले क्या मतलब? मैंने ऐसे नहीं, अब ऐसे नहीं पीना, अब इसको इसमें डाल के इसी क्वाथ में डाल के इसको पी लेना। फिर वो कहता कि अब इससे फायदा हो गया, तो फिर क्या है, तो वो क्या किया हमने, वो कन्वर्ट कर दिया सुश्रुत वाले में कि आरक्त भी मिला दो इसके अंदर और फिर उठा के जो है चिरायता वगैरह कुटकी वगैरह जो सब हमारे सुदर्शन में पड़ी हुई है, काम हो गया। ये इस तरह से थोड़ी सी इसमें लेख लिखा हुआ है, बनाता कोई नहीं है, मेरे को भी पता है कि कोई नहीं बनाता सुश्रुत के अनुसार। सब जो है वो या तो अष्टांग को फॉलो करते हैं या फिर जो आज की जो किताबें हैं उनको फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ चीजें हमको ऐसी देखनी पड़ती हैं कि हमें को सुश्रुत में जाना पड़ता है कि भैया वहाँ अगर नहीं कोई बना रहा है तो हमको अगर कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जो कि हमारा ये मरीज ठीक हो जाए, तो उससे अच्छा है कि आप उसको इस तरह से दे दें। कितना हो गया आज? तो 21:18। कितने बजे से शुरू किया था? 8:30। 9:19 हो गए सर। 9:19 हो गए। 2 मिनट और बताता हूँ, एक ड्रग और बताता हूँ। तो इसकी पहले मात्रा लिख लें पंचतिक्त घृत की। हाँ जी। कुष्ठ में कभी भी अगर संशोधन करते हैं आप तो उसकी कम से कम मात्रा लें, और कम से कम मात्रा कितनी होती है वो मैं बता देता हूँ। 20 ml से आप कुष्ठ में शुरू करें। 20 या 25 ml बहुत है, चाहे वो 18 साल का ऊपर का हो या फिर वो 60 साल का हो। नीचे अगर कोई है तो फिर उसकी मात्रा कम कर दें। 20 ml से शुरू करें और हर दिन 20 ml बढ़ाएं, और हर दिन 20 ml बढ़ाते बढ़ाते आप उसको यहाँ तक ले जाएं कि वो कम से कम, कम से कम तो छोड़ो, मैक्सिमम 120 ml आखिर में आखिरी दिन छठे दिन वो पिए, और कम से कम वो 60 ml पिए। एक चीज मैं और स्पष्ट कर देता हूं कि कुष्ठ में कभी भी आप मरीज को पूर्ण स्निग्ध करने की कोशिश ना करें, और वो भी बात कफ हो तब। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब बात कफ टाइप की जो है अगर आपको सोराइसिस कहीं दिख रही है तो आप उसमें शोधन करते समय एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो पंचकर्म की प्रोसेस में बताया है कि पूर्ण स्निग्धता को प्राप्त करें, तब जाकर हमको वमन कराना है। तो यहाँ पर ये गलती मत कर बैठना कि उसको पूर्ण स्निग्ध करना है। अरे भाई पूर्ण स्निग्ध ना करें, उसके लिए इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। और सभी प्रकार के कुष्ठों में ये नियम लागू है कि पूर्ण स्निग्धता को आप प्राप्त ना करें मरीज को। खासकर अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर बात और कफ की संप्राप्ति ज्यादा बन रही है, अगर पित्त की है, आप सोच सकते हो कि पूर्ण स्निग्ध करा के मैं इसको विरेचन दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, मरीज को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर कहीं मतलब कहना चाहिए जो प्रधान गुण है, दोष है, बात कफ है या कफ और पित्त, कफ पहले और पित्त जो है बाद में है, तब वहां पर आप जो है उसको पूर्ण स्निग्ध ना कराएं। क्योंकि अगर आप पूर्ण स्निग्ध कराएंगे तो आचार्यों ने बार बार तभी तो कहा है कि बारंबार, यानी कि बारंबार का मतलब से हर 15वें दिन पर वमन विरेचन। देखिए शैली देखिए, हर 15वें दिन पर वमन विरेचन और हर 1 महीने के बाद रक्त मोक्षण। क्योंकि जब हम पूर्ण स्निग्ध कर देंगे मरीज को तो वहां पर दूसरा सिद्धांत भी ये लागू होगा
कि किसी भी, चाहे वो वमन कराएं या विरेचन कराएं, वहां पर आपको वमन या विरेचन करने के बाद मरीज को आपको तुरंत जो है वो उसको पहले दिन से ही उसको घी का सेवन कराना पड़ता है। पहले दिन से ही थोड़ा थोड़ा घी का सेवन कराएं, भले ही हमने उसको आधा चम्मच शुरू कराएं, लेकिन हम आधा चम्मच पहले दिन से ही संशोधन कर्म में उसका घी शुरू कर देंगे, ताकि वायु, क्योंकि होता क्या है कि इसमें एक चीज लिखी है, वो मैंने शायद आपको बताई है कि संशोधन के बाद कुष्ठ रोगी के कोष्ठ में वायु का क्या हो जाता है, संशोधन के बाद कुष्ठ रोगी जो होता है, यानी कि जिसको भी बात बढ़ जाती है सर, इसलिए बोलते हैं घृतपान कराना। भर जाती है, और उसको शांत करने के लिए मरीज को तुरंत जो है घृतपान करा गया है। तभी उन्होंने एक बार कहा है कि आप पहले शोधन करें, और शोधन करने के बाद फिर उसको, हाँ यस, शोधन करने के बाद फिर उसको तुरंत जो है गृह सेवन कराएं। इस पे कई चीजें सामने आई थी, कभी थे कहीं तो फिर तो वहां बोल दिया था मैंने, 2 बार करा जाता है इसमें, तुरंत जो है घी जो है 2 बार पिलाया जाता है, चाहे आप मर्जी हो कोई सा पिलाओ। बोले कहाँ लिखा है, मैंने कहा यहाँ लिखा है। फिर बोले इसमें गलत लिखा है, तो मैंने कहा गलत लिखा है तो सही करो फिर, क्योंकि शोधन या चिकित्सा बताई है उन्होंने, फिर शोधन तो बगैर उसके हो नहीं सकता ना। शोधन तो आपको पंचकर्म के हिसाब से ही करना पड़ेगा, वो चीज अलग है कि उसमें हम युक्ति जो है पूर्वक जो है वो उसको करेंगे। लेकिन फिर बाद में लिख दिया है कि ऐसे रोगी को जिसको वमन दिया है, जिसको विरेचन दिया है, जिसको रक्त मोक्षण कराया है, उसको तुरंत जो है घी का सेवन कराएं, ताकि उसकी पुष्टि के उदर में वायु की वृद्धि ना हो पाए। वमन की प्रोसेस और प्लस विरेचन की प्रोसेस और रक्त मोक्षण की प्रोसेस, ये मैं कल बताऊंगा। अब क्योंकि 2 संगीता जी के हैं और सरोज मिश्रा जी के, दोनों के हैं, तो आप लोग जो है रखिएगा। थैंक यू। आज जो है ना वो लाइव सेशन में बहुत ज्यादा बोल गया ना, बड़ी एकदम सर जी। संसर्जन क्रम में जो हम घृत का सेवन कराते हैं, वो कौन सा घृत, साधारण घृत, गोघृत रखेंगे या पंचतिक्त घृत वगैरह? नहीं, साधारण घृत रखेंगे उसको, उसके घर में बोलेंगे कि आप अपने जाके गाय का घी खाओ। अच्छा। सर, अब मेरा सर संसर्जन क्रम में नहीं पिलाते हैं सर, संसर्जन क्रम के बाद नहीं आना सर, संसर्जन क्रम में, हाँ नहीं, पहले ही दिन का मतलब जो आप संसर्जन कर्म कराएं, उसी संसर्जन कर्म के साथ उसमें घी, अर्थात उसको हम जो कहते हैं कि पहले दिन उसको बिलेपी, पहले दिन उसको पिया दें, फिर बिलेपी दें, फिर ये दें, आप उसी तरह से कराएं। सिद्धांत तो वही है, लेकिन उसके साथ में थोड़ा सा घृत मिक्स कर दें। सर जो मेरा पेशेंट है वो युगांडा का है, तो उसको पहले से बोलना पड़ेगा? अगर जो आप अनुमति देते हैं तो मैं उसको बुला लूं? हाँ बुलाइए। ठीक है, मैं बात। प्रणाम। प्रणाम। हाँ सर 2 पेशेंट है, एक तो मैंने कल बात करी थी जिसको मेनिंगोसील था, जो स्टाफ में है हमारे, और एक आज सर हमने ग्रुप में डाला था जो किडनी स्टोन, इसके 24 mm की किडनी स्टोन है, वो है। कितने mm है? 24 mm की। 24 mm। कोई दर्द वगैरह होता है? दर्द हल्का बताती है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, कभी बताती है बहुत तेज होता है, ज्यादातर हल्का ही हल्का बना रहता है। लेकिन उसको परेशान थी इसीलिए कि भाई स्टोन जो ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं, और 2 साल से होम्योपैथी में ट्रीटमेंट करा रही थी, और उसको आराम नहीं मिल रहा, बल्कि उसका स्टोन का साइज बढ़ गया। बता रही थी पहले 20 mm का था, अब ये 24 mm का हो गया है। अच्छा जी। 19 साल की है डॉक्टर साहब। खाने पीने में चावल ज्यादा खाती है, नॉन वेज ज्यादा खाती है, वीक में 2-3 बार चलता है, फिश मीट वगैरह अच्छा चलता है, पालक टमाटर ये सब खाती है, स्पाइसी खाना खाती है। अच्छा। पानी ज्यादा पीती है डॉक्टर साहब, 4 से 4.5 लीटर पानी पीती है। उसको जो यूरोलॉजिस्ट को दिखाया होगा, उन्होंने कहा होगा 5 लीटर पानी पियो डेली। तो 4-4.5 लीटर पानी पीती है, तो कहती है यूरिन वगैरह तो क्लियर होती है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। दूध दही नहीं लेती है। 4 लीटर पानी पीती है? 4 से 4.5 लीटर डॉक्टर साहब। अच्छा, दूध दही नहीं लेती? नहीं लेती है। अच्छा,
तो उनको जो कहीं कोई हाइड्रोनेफ्रोस जैसी कंडीशन तो नहीं है? कोई सिम्टम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको हल्के हल्के बस पेन्स होते हैं खाली। कोई देख के बताएं स्टोन है कहाँ? जी, ओ, कोई लोग देख के बताएं स्टोन कहाँ है? सेंटर पे है वो, एक मिनट। मैं देख रहा हूँ। यही है ना? सिस्ट सिस्ट क्या नहीं, सिस्ट वाला किसका है? आपका ही है ना? स्टोन विद राइट ओवरियन सिस्ट भी है, यही तो है। स्टोन विद राइट ओवरियन सिस्ट। यस यस सर, सिस्ट भी है, उसको करीब 2 साल से सिस्ट है, और ये 2 साल से ही बता रही है कि उसको ये स्टोन भी 2 साल से है करीब। 24 और mm की 2 साल में हो गई? जी जी, 2 साल से, मतलब उसको पता है 2 साल से उसको दर्द हो रहा है और उसको पता है। और अभी उसकी 8 महीने पहले सर डिलीवरी हुई है, तो बता रही थी कि प्रेगनेंसी से पहले ही से ये सिस्ट है। तो पेशेंट है या कोई जानने वाले हैं? नहीं, पेशेंट है, पेशेंट है। ठीक है, तो क्या क्या दे दिया आपने? कुछ दिया? ये तो सर कोई खास नहीं दिया, थोड़ा सा सिम्टोमेटिक थोड़ा सा दे दिया था, अभी कोई खास नहीं दिया। अच्छा, तो वो क्या चाह रही है, ऑपरेशन या निकले? ऑपरेशन के लिए तैयार तो नहीं कह रही है, अगर नहीं होगा कुछ तो फिर कराना पड़ेगा, लेकिन अभी वो कह रही है अगर दवाई से ठीक हो जाए, कुछ हो जाए तो बता दीजिए। कितने दिन दे रही है इसको? क्योंकि कुछ शायद हमको करना पड़ेगा कम, उसके बाद में होगा जो कुछ होगा वो। कह दिया था सर 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे। ठीक है, कह रही थी हम 2-3 महीने ट्राई करके देख लेंगे, अगर आराम मिलेगा तो फिर खाएंगे, नहीं तो फिर क्विट कर जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तेनों कह रहा 2 महीने, 2 महीने तो 2 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अच्छा, दवाइयों में कोई दिक्कत? दवाइयों से कोई दिक्कत नहीं है सर। सब ले लेंगे ना? हाँ, थोड़ी बहुत ज्यादा महंगी मत दीजिएगा ना सर, गोल्ड वोल्ड में ले लेगी, वैसे ले लेगी थोड़ा बहुत तो ले लेगी। अब इसकी दवाइयाँ गोल्ड की तो है ही नहीं, सब सिंपल दवाइयाँ। देखो, वर्णादि क्वाथ, फिर पंचमूल क्वाथ, दसमूल क्वाथ, ये आपको मंगवाना पड़ेगा। वर्णादि क्वाथ, फिर पंचमूल क्वाथ और दसमूल क्वाथ। सर दूसरे नंबर पे कौन सा बोला? वर्णादि दशमूल, वर्णादि क्वाथ, फिर पंचमूल क्वाथ। बना हुआ नहीं आता है ये, ठीक है, आपको खुद बनाना पड़ेगा। या कहीं पर अगर कोई साउथ में आता है, बिना से जी को पता होगा, साउथ में आता है फिर पंचमूल क्वाथ। सर कहीं लोकल कंपनियां बनाती है, पंचमूल आता है सर, रत्नम का आता है सर, आता है। लोकल कंपनियां भी बनाती है, कहीं बनाती है, अमेजोन पे मिल जाता है। विनेशा जी किस कंपनी का आता है? सर वैद्य Amazon रत्नम ग्रुप का आता है, वैद्य रत्नम। हमारे यहाँ क्या है, आपका होगा डॉक्टर साहब, आपके यहाँ कहाँ से आता है? मतलब हमारे जो अपने हॉस्पिटल में सप्लाई इतनी है इसकी कि कोई मरीज छूट के नहीं जाता। और हाँ, ये जो ऐसे ड्रग होते हैं ना, ये गवर्नमेंट की खासियत होती है कि जो आपको नहीं मिलेगा, जो बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, और जो बहुत इम्पोर्टेंट ड्रग होगा और उसकी कॉस्ट बहुत कम होगी, गवर्नमेंट वो दवाई बेचती है। सर आपके यहाँ फ्रूट फॉर्म में मिलता है? तो फ्रूट फॉर्म में मिलता है, जड़ी बूटी फॉर्म में मिलता होगा ना आपके यहाँ तो? हाँ हाँ, उसमें मिलता है हमारे यहाँ, वैसा बना हुआ नहीं मिलेगा। सफूक मतलब एक प्रकार से जो हमारा जो टाइप का होता है वैसे। क्वाथ चूर्ण मिलता है। हाँ, क्वाथ चूर्ण मिलता है। कभी कभी पेशेंट ऐसे ही खा जाते हैं उसको उन्हें बताओ ना, या कम सुनते हैं या फिर सुनाई नहीं किसी ने भीड़ में कि ये कैसे खाया जाएगा, तो ऐसे फाँक लेते हैं उसको और फिर बोलते हैं डॉक्टर साहब वैसे तो सब दवाई ठीक थी, लेकिन वो दवाई बड़ी खराब थी
उसने अरे मुंह थक गया चबाते चबाते लेकिन दवाई चबने में कहा रही, अरे बेवकूफ ऐसे के वाली इसको उबाल के पीना था। भूसे की तरह होता है सर। हाँ। 3 ड्रग तो दर्द हो 3 ड्रग वही लिख लो आप, मंदिष्ठा, कनका और बासा। जी हाँ ये सही लिखा है आपने, वर्णादि, त्रिपंचमूल और दशमूल। अब इसको देना कैसे है, 1 चम्मच लें, तीनों को मिला दें थोड़ी थोड़ी, या फिर आधा आधा चम्मच तीनों ले लें, तीनों पानी में डाल दें, फिर उसको 100 ग्राम पानी में लें या फिर 150 ml में ले लें, और फिर वो कुल मिला के 50 ग्राम रह जाए, छान के ठंडा करके उसको पी लें। जी और एक चीज का ध्यान रखें, जब ये वर्णादि क्वाथ, त्रिपंचमूल क्वाथ और ये जब क्वाथ पिए जाते हैं तो फिर इसका काल क्या होना चाहिए? खाली पेट देना सबका सही है। खैर चलो आप तो जो बताओ वो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे साथ में तो बहुत हमारे पुराने सब जो है मेंबर जुड़े हैं, सबको बताते चले आए। किस वर्णादि क्वाथ मतलब ये जो क्वाथ है कैसे दें, किस समय दे दें? अपानो देते खाने के पहले, फिर अपान काल में। अपान काल वहां पर 3 चीजें देख लो। देखो वैसे तो आपको सबको मालूम है, जब ये जो रीनल स्टोन के मरीज होते हैं ना, इनको सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? आप ये पूछा करो कि तुमको उल्टी तो नहीं आती? जब दर्द होता है तो उल्टी नहीं आती तुम्हारी? कहे हाँ आती है। अब अगर आप ये देख लो कि यहाँ ये बताता है जब दर्द होता है तो उल्टी आती है और दर्द शांत हो जाता है, यही तो है, यही तो बताते हैं। यस यस सर। ठीक उस स्थिति में इस क्वाथ को खाने से कम आधे घंटे पहले दे देना चाहिए। हाँ लेकिन सर इसको ना उल्टी आती ना एसिडिटी है, कुछ पेन तो है ही नहीं, दर्द होता ही नहीं है। हाँ तब इसको फिर खाने के बाद दे दो। ठीक और फिर जो 3 सिरप रह गए, जी ठीक है, वो 3 सिरप उसे खाली पेटी देने हैं। ठीक है सर। अब आप जो मर्जी हो ड्रग दे लो ना, उसके दर्द होगा, वहां से वो घुलती चली जाएगी इन तीनों से। बाकी और जो ड्रग है वो सबको पता है, आप सब लिख लो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको देना क्या है? आरोग्यवर्धनी देनी है, उन्वादी मंडूक देना है आपको। अगर आप चाहें तो उसको अलग से मतलब कहना चाहिए एक गोखरू काढ़ा दे सकते हैं, और नहीं तो गोक्षरत गुग्गुल का सीधे सीधे प्रयोग कर लें। और जो एक कुल्थी और ये सब जो मिक्स एक गोली आती है, चाहे वो क्रस ले लें चाहे वो निरी ले लें, क्योंकि कुल्थी के द्रव्य इसमें देने होते हैं। और शिलाजीत प्लस का कैप्सूल जरूर दें उसके लिए। कोई दवाई महंगी तो नहीं है इसमें? नहीं नहीं चल सही है। एक्चुअली लेबर आदमी है वो, हस्बैंड उसका, तो वो कह रही थी कि ज्यादा देख लीजिएगा, मैंने इसलिए कहा सर, और कोई बात नहीं करवाना है। कशार का प्रयोग, हजरुल यहूद भस्म का प्रयोग, त्रिविक्रम रस। अच्छा ना, ये जो जितने भी हैं ये जैसे त्रिविक्रम रस है या वो है, हमको पथरी तोड़नी नहीं है डॉक्टर साहब, इसका ध्यान रखना है। हमको घोलनी है। हाँ हमको घोलनी है, तोड़नी नहीं है उसको, मतलब धीरे धीरे घोल के खत्म करना है। हाँ अगर 24 mm की तोड़ दी ना तो 12 mm की हो अटक जाएगी यूरोटर्मा पे जी। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि अगर टूट गई यार तो आपस और खड़ी हो जाएगी काली। दर्द तो छोड़ो, दर्द तो नहीं होगा इसके, लेकिन अगर टूट गई बाय द वे, वैसे जल्दी टूटती नहीं है, लेकिन ये जो दर्द बता रही है ना इस तरह से, तो पूरी तरह से पता चल रहा है कि वो कफज है। क्योंकि हल्का हल्का दर्द है, वातज नहीं है, कफज है। और वो कफज होगी तो इतनी जल्दी वायु ने उसको सुखाया भी नहीं होगा, कुछ मुलायम भी होगी। और वो 24 mm की है तो जल्दी सूखेगी भी नहीं, और सूख गई होती तो फिर उसमें कांटे आ जाते, और कांटे आते तो मरीज को तीव्र पेन होता, और तीव्र पेन होता तो फिर वहां पर कफ जो है ऊपर की तरफ आता, जैसे कि डॉक्टर साहब ने लिखा, और फिर वो एक वायु जो है ऊपर ऊर्ध्वगमन करती
और कफ को साथ लेके निकलती तो उल्टी से फिर दर्द रुक जाता उसका। तो यहाँ पर हमको तोड़नी नहीं है, यहाँ पर हमको घोलनी है। यस सर। सर जब तक स्टोन किडनी के अंदर पड़ा होता है मिडिल पार्ट में तब तक तो कितना मर्जी बड़ा स्टोन पड़ा हो तो पेन होता ही नहीं है, पेन का रिसेप्टर होते नहीं किडनी में। जब उसका पार्ट टूट के यूरेटर में आता है तभी पेन होता है पेशेंट को। सर जो सेकंड नंबर पे आपने बताया मजिष्ठा वासा और वो सब कैसे लेना है? वो 10-15 ml दे दो। कितनी उम्र है उसकी? सर एज है 19 साल। हाँ तो दे दो 15 सब पचा जाएगा। सर आरएफटी जरूर कराते रहना चाहिए, इतना बड़ा स्टोन है तो किडनी के फंक्शन को कहीं ना किडनी को डैमेज ना कर दे। मैम वो टेस्ट मैंने आज कराए थे। संगीता मैम उनकी डिलीवरी हुई है 8 महीने पहले, को वो दूध पिलाती हैं? हाँ पिलाती है मैम, फीडिंग कराती है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सेफ है सब ड्रग। हाँ क्या कह रहे हैं? इस हिसाब से उम्र कम बता रही है डॉक्टर साहब। 19 साल की बताई पेशेंट की उम्र, उसकी डिलीवरी भी हो चुकी है, छोटा बच्चा भी है। सर वो एग्जैक्टली गांव के लोग होते हैं ना, थोड़ा सही एज बता नहीं पाते हैं। वो हम ये देख के उसको लग रहा था 20-22 साल तो एज होगी। पवन जी कह रहे थे कुछ, पवन जी कह रहे थे। मैं तो ये कह रहा था सर, हाँ रीनल प्रोफाइल टेस्ट कराते रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है वो साथ साथ इतना बड़ा स्टोन है ना नेफ्राइटिस को किडनी को डैमेज कर देता है। हाँ हाँ और बहुत सारे आज कराया था सर, आज कराया था सर नॉर्मल था टेस्ट। ठीक है 1 महीने के बाद फिर कराना है उसको। 1 महीने के बाद कहना, 1 महीने के बाद फिर कराओ, 1 महीने के बाद फिर कराओ, ताकि एक चीज बताऊं मैं आपको, इससे 2 चीजें कंफर्म हो जाती हैं। क्या? मान लीजिए स्टोन जो है वो छोटा होता चला गया, अभी उसका कितने mm का है? 24 का है, ठीक है। 1 महीने में मान लीजिए वो 19 mm का हो गया, तो पेशेंट को कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ कम हो रहा है। यस सर। भले ही वो अगले महीने मतलब कहना चाहिए एकदम 5 कम हो के 3 कम हुआ, तब भी पेशेंट को हो जाता है कि हाँ पेशेंट जो है जुड़ गया आराम से और मेरा अब धीरे धीरे कम हो रहा है। आपने कहा था उससे 3 महीने, अब वो 7 महीने रुकने को तैयार है आपके पास। यस सर। ये सर वो यहाँ भी इसीलिए कराने आई थी कि होम्योपैथी का कराया है, कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी चीज एक और है सर, जब इन्वेस्टिगेशन होती रहती है ना तभी पेशेंट समझता है कि वास्तव में मेरा इलाज हो रहा है। बिल्कुल ये भी बात होती है, अदरवाइज वो अन्यथा में ले लेता है। बिल्कुल सही बात है। आप उसको छोड़ दो। हम तो वहां देखते हैं जहां पर आदमी वहां देखते हैं। आप यकीन करो, मैं प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ लेकिन सच्चाई बोल रहा हूँ कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि इस मरीज के सरकारी अस्पताल में टेस्ट ना कराए जाएं। सरकारी अस्पताल का मतलब हम उसको टेस्ट ना लिखें, अपने दिमाग से ही सब काम करें, जरूरत नहीं है। तो मरीज अगर हमने उससे कहा कि भाई साहब अगर ये 5 दवाइयाँ नहीं है, प्लीज यार 1 दवाई ले लो तो काम बन जाएगा, ठीक हो जाओगे आप, लेकिन वो 1 दवाई लेने को राजी नहीं है। अगर उसको कह दें कि हम जरा ये टेस्ट करवा लेना और तुम सरकारी अस्पताल चले जाओ, हम लिख दे रहे हैं CHC पे जाओ, वहां जाके टेस्ट करवाओ, तो पता है CHC पे ना पहुंचता है, वो सीधे पैथोलॉजी वाली लैब तक पहुंचता है, प्राइवेट वाली वहां जाके टेस्ट करवाते हैं। राइट सर। और जो आपने एक मेडिसिन की बात करी ना, वो ये कहेगा उनके लिए, वो कहता है इन 4 से काम चला लो ना जी, 5 भी जरूरी थोड़ी है। हाँ। और हम उसको लिखते हैं कि सरकारी अस्पताल में जाओ, SGPT SGOT जो होते हैं, जो हमको पता है कि ये कर देना, वो पूरी LFT करा के लाता है, पूरी KFT करा के लाता है। तो बोले डॉक्टर साहब मैंने पूरा पैकेज करवा लिया। ठीक है, मैंने देखो यार, तो इसको सोच रहे थे कि, और दवाई लेने में इसको इतनी दिक्कत, 1 दवाई लेने में इतनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हम उसे लिख रहे हैं, और ये खाली मूली इसने इतने पैसे डाल दी। सर इसका पथ्य और बता दीजिए। हाँ पत्ता लिखो, क्योंकि वो उसको ढंग से कराना। जैसे पालक है बहुत खाती है सर, नहीं खाना। टमाटर है वो नहीं खाना। खट्टी चीजें सब बंद कर देना उसकी। चावल आल्सो सर, चावल बंद कर देना बिल्कुल। तो चावल तो बहुत खाती है। हाँ तो उससे कहना ये दवाई मत खाना फिर। चना टमाटर सब। हाँ खट्टी चीजें, चावल, उड़द की दाल, दही, कैल्शियम और आयरन की चीजें सर। हाँ नॉनवेज बहुत खाती है सर। वैसे तो आप बोल रहे हो पेशेंट गरीब है, नॉनवेज रोज खाते हैं। यार देखिए देखो, अब डॉक्टर साहब ने एक पकड़ लिया, बस वही चीज मैं पकड़ता हूँ, वही आपने पकड़ ली। सर यही हमने पकड़ा था उसको,
कि वो कह रही है हम दिन में हफ्ते में 4 बार खाते हैं, तो मुझे भी लगा, लेकिन अब पता नहीं वो क्या है, दोनों ही चीजें कह रही थी। उसको डॉक्टर के पास पैसे देने के लिए नहीं है सर, बाकी गरीब है वो, वैसे अमीर है वैसे गरीब है, डॉक्टर के लिए इलाज के लिए अमीर गरीब है वो। हमारे प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर वीरेंद्र जी डोभाल जी सर प्रणाम। ये वीरेंद्र डोभाल जी जो हैं ये शायद युगांडा से हैं। वीरेंद्र जी अनम्यूट करके जरा बताएंगे अपना। हाँ डॉक्टर साहब, आपका केस हो गया, अब आप इसको दवाई खिलाएं, ठीक है? सर ये नॉनवेज खा सकती है, बता दीजिए, नहीं नॉनवेज खा वगैरह ले? अरे नहीं, नहीं बंद नहीं, बंद बंद बंद। प्रोटीन डॉक्टर बंद। साहब बता और तो सर दिया ये सब चीजें। और पानी कितना? पानी इतना ना पिए कि जो शरीर में पानी पानी कर दे, मतलब जिसको लगे कि जितना पानी की जरूरत है उतना ही पानी पिए। 2 लीटर 2 लीटर 1.5 लीटर 2.5 लीटर पिए। हाँ, जितना उसको शरीर जितनी मांगे, प्यास लगे, जबरदस्ती नहीं। जी जी जितनी जी प्यास ओके, लगे मैडम उतना। ठीक ओके सर, ओके। प्रणाम सर। सर हमने जो मंडल कुष्ठ का एक पेशेंट का चिकित्सा जो किया था डिस्कस, उससे रिगार्डिंग मुझे कुछ पूछना है। हाँ सर उस पेशेंट को ना एसिडिटी बहुत रह रही है, हालांकि खाने में वो कुछ भी ऐसा नहीं खा रही कि जिससे तेजाब बने, बट स्टिल उसको एसिडिटी बहुत रह रही है, क्या करें सर? तो वो मतलब वो खाने में उसने सब तो दिया टमाटर बंद आपने, कर दिया, उबली शतावरी हुई वगैरह सब्जियां दिया? खा रही है। हाँ जी सर। शतावरी वगैरह दिया उसको? नहीं सर अभी कुछ नहीं शुरू किया है उसने। पिछले 3 दिन से मुझे कंप्लेन कर रही है कि डॉक्टर साहब मुझे, मैं उबली हुई सब्जियां खा रही हूँ फिर भी मुझे तेजाब बन रहा है। मुझे उसका कारण नहीं समझ आया सर। बाकी और जो उसकी हमने उसका प्रॉब्लम थी खट्टा वो? बंद कर रखा है, टमाटर बंद कर रखे हैं, पालक मैम हरी सब्जियां सब बंद कर रखी हैं। ओबली सब्जियों में क्या खा रही है वो भी तो घिया, देखो ना। तोरी, टिंडा और पेठा और एक और चीज खा रही है, पेठा तो मैम खतरनाक एसिड बहुत परवल। होता है। जो बस ये हरे वाला 5 पेठा सब्जियां था, खा रही है सर सारी वो। अच्छा, उसकी पेठा बंद कर प्रॉब्लम दो। कैसी है? जो खुजली हो रही थी वो सब ये कैसी है? खुजली है सर, लेकिन कल उसको आराम था। अच्छा, अभी पहले वाली ही अपनी दवा चल रही थी, वो आज खत्म होगी। फिर कल से ये जो दूसरा जो आपने चिकित्सा व्यवस्था पत्र बताया था, दारू हल्दी गोधन वाला, हाँ वो कल से शुरू करेंगे वो। ठीक है। तो फिर उसको शतावरी, मुक्ता सुक्ति और क्या कहते हैं पिरवाल पिष्टी दे दो उसकी, वो ये वरना वो पित्त जाएगा वहां पर और फिर वो उसको विपिन करेगा, फिर वो जलाएगा उसको। ठीक है, तो उसको 2 दिन पहले शतावरी मुक्ता श्रुति प्रवाल पिष्टी शुरू करवा देती हूँ और उसके हाँ बाद हाँ, फिर ये भले ही वो वाली एक दिन चिकित्सा में शुरू एक करेंगे। डोज खाए, लेकिन खाए जरूर उसकी। ठीक है सर। और खाने में यही रखे या कुछ बदलाव करना है? अभी यही रखो और उसके वजन पे ध्यान रखना। सर वजन तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन अभी मतलब स्टिल हो गया है 96 पे आके, हाँ, लेकिन घट भी नहीं रहा है सर उसका वजन। घट जाएगा जब वो भुइया तुरैया खाना शुरू करा दिए ना उसको, तो घट जाएगा वजन। सर वो तो पिछले 1.5 महीने से यही खा रही है। कोई नहीं। आगे अभी यही खिलाना है सर? वो खाने के लिए पूछ रही थी कि डॉक्टर साहब कुछ चेंज कर दो, बहुत टाइम हो गया यही खाते हुए। अच्छा, इस वो ये समय सर रोज यही खाने से ना उबकाई आने लग जाती है, खाने से ही मन खराब हो गया उसका। क्या खाने ऐसा है, उससे कहो कि मूंग और मसूर की दाल खाओ। खा सकती है, ठीक है सर। हाँ, मूंग और मसूर मिला के। ठीक है सर। वो क्या ये इडली सांभर वगैरह कुछ खा सकती ना है? ना 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 ना, ये सब काम खराब हो जाएगा, है तो सब चावल ही। ठीक है, ये सब चीजें अभी मैंने सारी फर्मेंटेड चीजें उसकी बंद कर रखी है, इवन ब्रेड भी उसको मैंने मना किया हुआ है। हाँ बस ठीक। चावल भी और सर सांबर भी खट्टा बनता है। हाँ, चावल तो खट्टा करता है। ये चावल का तो मैंने बहुत ही लंबा। नहीं चावल तो बंद है सर, बहुत समय हो चुका उसका। चावल तो लगभग 2-2.5 महीने से बंद ही है उसके। इवन दही सांबर में भी जो दही भी बंद डॉक्टर है साहब उसका, दूध भी नहीं ले रही है सर वो। जी डॉक्टर। सांबर में जो सब्जियां पड़ती है ना वो मैं भी खराब है उनके लिए। डॉक्टर साहब एक इम्पोर्टेंट केस है सरोज जी का, मैं वो ले लूँ, ठीक है? बाकी जी। तो डॉक्टर साहब को बताइए। वीरेंद्र डोभाल जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो कृपया अनम्यूट करके अपना केस रखेंगे। डोभाल जी। हेलो, हाँ जी नमस्कार सर लोगों। जी जी नमस्कार नमस्कार। आप अपना वीडियो खोल लीजिए सर। जी सर, इधर से जाओ। जी सर ये मेरे बेटे का केस है और ये भी 9 साल के 9.5 साल का है। जी। तो इनका कुछ वो हेमोंजोमिया या वेरिकोज वीन है, इस तरह का कुछ मिक्स है। अभी एक मिनट सॉरी।
ये यहाँ पे आ गए हैं तो मैं दिखा देता हूँ दर्शित में। बाकी सर मैं एक्सप्लेन करता हूँ साथ में। चलो सर इनके लेफ्ट लेग में वीडियो रुक गया आपका। हाँ सॉरी सॉरी सर, अभी आ रहा है? हाँ हाँ सर इनका यहाँ पे जो है ब्लू वेन शुरू होती है। हाँ ठीक है। यहाँ से दर्शित कहीं ये सर यहाँ से होके इनकी यहाँ पर से शुरू हो रखी है। तो कई बार इनको यहाँ पे जस्ट नीचे ये टर्निंग वाला पॉइंट है, यहाँ पे पेन होता है। यहाँ पे अभी पहले नीचे हल्की सी गुठली बन गई है, यहाँ भी विंस है। ये दूसरी इनकी यहाँ पे गुठली बनी है दिखाई। और सर ऊपर बम तक यहाँ पे इनके एक लंप सा है यहाँ पे। ये कई बार होता है, इसको थोड़ा दबाएंगे तो ठीक हो जाता है। ये बड़ा सॉफ्ट सा इजी सा है। अभी तो खैर ये जैसे दबाए कम हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी प्रेस रखेंगे ठीक हो जाएगा। और इसमें जो मॉर्निंग अभी तो ठीक रहता है, दिन में खेलने कूदने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इवनिंग में या शाम को जब भी जैसे थोड़ी देर लेट गए बैठ गए या सो के उठा फिर पेन हो। इसके अलावा जो है यहाँ पे घुटने के साइड में सीधा करो ये होता है। और ये देखिए सर अभी पेन उतना नहीं बताता है, पहले यहाँ पे ज्यादा पेन होता था, अब उतना नहीं बताया, स्वेलिंग होती। तो ये यूजुअली जो है अपना दर्शक दिखा नी पैड पहन के रखता है क्योंकि उसको कंफर्टेबल लगता है कि नी पैड डाल के रखता है, स्कूल जाता है कहीं भी जी। तो सर यहाँ शुरू की यहाँ तक होता है। और इसका इवन जो है स्कॉटम और जो है सुसु में भी एक ग्लैंड में यही वाली विंग्स। पहले एक्चुअली शुरू जब 1 साल के थे तो तब सुसु से शुरू हुआ था, हमने तब वो दूसरा केस समझा था। और हमने जो है अपोलो में भी एडमिट कराया था, उन्होंने कुछ मेडिसिन 6 महीने तक ट्रायल किया, उसको कोई फर्क नहीं रहा। एक्चुअली मेरा मेन इशू ये है कि इसको यहाँ पे दर्द होता है कई बार मॉर्निंग में, कई बार आधा घंटा, और एक्सट्रीम केस में कई बार 2-3 तक रहता है तो इसको भी नहीं भेजते हम। वो हालांकि भी 2-3 साल में 2-3 बार ही हुआ है। यहाँ पे ये मॉर्निंग में पेन, यहाँ पे भी ये अंदर से गुठली बनी यहाँ पे, इसको मैं मतलब 10 मिनट मसाज करूँ तो तब ठीक होता है। ठीक भी नहीं होता फिर आता है, पर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। अभी हार्ड हो गया, अभी मैं एक हाथ मारा सॉफ्ट हो गया, कई बार काफी देर तक भी नहीं होता, हार्ड बन जाते हैं अंदर पे जी। और सर हमने जो है थोड़ा बहुत आयुर्वेद का भी पहले कुछ शुरू किया था, मेडिसिन और ट्रीटमेंट जी। तो सरोज सर से भी मैं कांटेक्ट में था, बीच में काफी टाइम से बात की। पिछली बार इन्होंने सर ने कुछ बताया था, शायद उनको भी याद हो, 1-2 साल हो गए, कुछ 5-7 आयुर्वेदिक उनका जो कुछ पाउडर बनाया था और कुछ गोलियां भी देते थे, वो सुबह शाम खिलाते थे। हमने बहुत लंबा नहीं किया, एटलीस्ट 5-6 मंथ वो ट्राई किया था जी। तो मतलब डायरेक्ट वो कंप्लीट 100% वो तो नहीं, मतलब ऐसा विजिबल नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत असर हुआ, लेकिन 100% मेरे को नहीं दिखा कहीं फायदा। कई बार जैसे कुछ दिन तक ठीक है वो, अभी आपको दिख रहा है, कई बार जो है जिस दिन एडजस्ट हो गया तो सुबह या रात में भी काफी प्रॉब्लम रहती है, पेन है एक्चुअली। जी हाँ जी ठीक है सर। तो ये जो केस है वो किसी को अगर वैसे तो सामने सबको दिख ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब आप अगर आप चाहें तो आप हाँ सर मैंने वैसे तो ये कलर डॉपलर कराया इनका जी बताएं। सारी कलर रिपोर्ट मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है, जरा घुटने का साइड का पर्टिकुलर सर, जो घुटने का साइड का राइज हुआ था एक बार, तब भी रहा होगा, तो एक बार गिर गया था खेलते तो घुटने में थोड़ा सा खरोंच आ गई, मैंने ध्यान में नहीं दिया, फिर बाद स्वेल हो गया साइड में, उसके बाद से फिर वो स्वेलिंग जाती रही है, तो लंबा चला। जी जी वो प्रॉब्लम तो अलग है जो वे नहीं सर, घुटने को इसको 5 साल हो गया, 5-7 साल हो गया, तो जब भी एडजस्ट होता है उसमें कुछ नहीं आया। मैंने एलोपैथी में जो दिखाया था, फिर वो एक आध बार बोलते सर फ्लू। कितनी तेज गिरा था, ये तेज गिरा था? लेके टेस्ट करते हैं, लेकिन नहीं नॉर्मल मुझे लग रहा है वेरिकोज वेन का ही वहां पे एक्सीडेंट हो गया है। नहीं तेज नहीं, यूजुअली हॉस्पिटल बगल में ही है, घर के बगल में ही है, मैं भी युगांडा में हूँ, तो मैं हॉस्पिटल इसको बाद में लेके तो नॉर्मल वो डोभाल जी 1 मिनट मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बोलना चाहूंगा कि डोभाल जी का कंसर्न ये था कि ये एक ऑपरेशन हमसे पूछ रहे थे कि इसका ऑपरेशन मैं करा दूं,
उस समय जो मैंने ट्रीटमेंट दिया था उसके साथ इनको मैंने कहा था कि इसका रक्तमोक्षण भी करा दें जलोका वगैरह से। तो ये कोविड टाइम पीरियड में इंडिया में आए हुए थे, तो शायद ये उस समय करवा नहीं पाए। अब इनका कंसर्न क्या था कि एक डॉक्टर से इन्होंने केरला में बात की है, तो केरला के एलोपैथिक डॉक्टर ने इनको क्या कहा है कि हम कुछ ऑपरेशन करेंगे। उसमें क्या करेंगे कि जो वेरिकोज वेन्स है, जिस वेन में वेरिकोसिटी डेवलप हो रही है, उस वेन में कोई इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे और वो वेन को ही हम खत्म कर देंगे। तो हमने कहा ये तो कोई मतलब ही नहीं होता है कि भाई आप रूट पे काम ना करते हुए एक वेन को ही खत्म कर दें, और बच्चे का इश्यू है तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। इन्होंने 2 तरीके के ऑपरेशन का हमसे जिक्र किया, तो मैंने इनको मना कर दिया कि नहीं, ऑपरेशन कोई नहीं कराना है, और इसका रक्तमोक्षण या तो जलोका से कराएंगे या आप इंडिया आ जाइए तो हम इंडिया में कहीं ना कहीं आपका करा देंगे। आप केरला में भी कराना चाहोगे केरला में भी करवा देंगे। डॉक्टर हारून हमारे साथ इस समय ग्रुप में है, केरला में इनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये इसके बाद इन्होंने हमसे कहा कि चलिए जो भी डॉक्टर्स जिनके साथ आप जुड़ते हैं तो वहां पे आप ये केस रखिए और क्या इसका पॉसिबल समाधान हो सकता है, तो उस पर चर्चा करिए। तो इसी वजह से आज मैं इनको लेके आया हूं। मैं ऑपरेशन के सख्त खिलाफ हूं। क्लॉट वगैरह बन रहा होगा या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होगा, वो वेन हिरोडिन अगर लार के साथ में इनकी वेन में जाएगा तो वो उसको भी खोलने का काम करेगा। और हम लोग कितना अच्छा काम जलोका से, कितने अच्छे रिजल्ट या रक्तमोक्षण से कितने अच्छे रिजल्ट देखते हैं इस वेरिकोज वगैरह के केसेस में। तो इस वजह से मैंने इनको बुलाया है। मिश्रा सर, जलोका का बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट रहता है इसमें। जी वही मैं इनको बताना चाह रहा था ना। हाँ, मेन टाइम अगर ये वहां पे इतना स्टॉकिंग्स डाले और नीचे फुट रेज करके रखे, नीचे पिलो रखे उसमें, और एक रोटोसाइड एक आयुर्वेदिक मेडिसिन ही होता है, डेफलान या रोटोसाइड का वो रहता है, वो हमारा आयुर्वेद का ही ड्रग है, वो ले, नीचोनंद रस ले। मैंने उनको कुछ दवाइयां रिकमेंड की थी, उसमें कैशोर गुग्गुल वगैरह, आरोग्य वर्धनी वगैरह, और इस समय मुझे याद भी नहीं मैंने क्या क्या दिया था। और इनकी जो मसाज होती है वो फ्रॉम लोअर टू अपर साइड में करते हैं, क्योंकि वेरिकोज वेन्स में क्या होता है कि वेन के जो वाल्व होते हैं जिनका फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ रहता है, उन वाल्व में प्रॉब्लम आ जाती है, या तो वो उनकी डायरेक्शन पलट जाती है या उनमें उसी तरीके की दिक्कत आ जाती है जैसे स्टेनोसिस वगैरह की, है ना। तो इस तरीके की अगर किसी कोलेस्ट्रॉल वगैरह की वजह से स्टेनोसिस होगी तो उसमें भी तो जलोका बहुत अच्छा काम करने वाला है, हिरोडिन, है ना। तो वो चीजें सोच के मैंने इनको फ्रॉम लोअर टू अपर साइड में मसाज करवाया था। और जब तक इनका कोई रक्तमोक्षण वगैरह या जलोका से हमने रक्तमोक्षण नहीं कराया, तब तक मैंने इनको स्टॉकिंग्स पहनने की सलाह दी थी कि नीचे का प्रेशर आप इतना कर दें कि जो ब्लड ऊपर का है वो नीचे ना आ पाए। अब इसमें जो पॉसिबल काजेज, रूट काजेज हैं, वो कहीं पे भी निकल के नहीं आया। इसके लिए भी डोभाल जी को मैंने कुछ टेस्ट रिकमेंड किए थे। डोभाल जी आपको याद है? मैं तो भूल गया। जी सर, मेरे को पूरा याद है। आपने LFT किडनी और जी क्या बोला था सर? आपने किडनी का टेस्ट करने को बोला था। हाँ। और कोलेस्ट्रॉल का। हाँ जी, बेसिकली और कुछ कैल्शियम का वो बोन्स रिलेटेड। हाँ, ये टेस्ट मैंने बोले थे, और उस समय मैंने बड़े डिटेल में आपको बताया था कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। इस समय तो मैं सब भूल गया। जी मैंने लिखे हुए हैं सब, अभी मेरे पास वो पेपर नहीं सामने, मैंने सारा रिटर्न राइट किया। हाँ जी सर। सर मैं उसी में थोड़ा सा क्लेरिफाई कर रहा हूँ। जी पहले एक्चुअली जब भी, क्योंकि ये 1 साल का था तब से उसका खाली पेनियल था, सुसु में था इशू, तो हमें लगा खाली सुसु का प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं दर्द नहीं था, पेनिस का इशू था हल्का सा, वो ग्लैंड में था, वो उसकी कवर भी वो निकल गया था। तो वो तब डॉक्टर ने हेमोंजोमिया बोला था। फिर हम अपोलो में गए थे, फिर उन्होंने हेमोंजोमिया कम, बेसिकली उन्होंने नॉर्मल बोलते कि ये वेस्कुलर मालफॉर्मेशन है। और अभी लेट उसकी बीच कई बार गए तो डॉक्टर ने फिर एक बोलता कि अगर एक्सट्रीम केस हो तो फिर आप जो है लेजर थेरेपी करा सकते हो जब आप एक्सट्रीम में फैटल लगे। तो अच्छा, मेरा ये इश्यू भी था कि अगर हम एक वेन को खत्म कर देंगे और ये वेन अपनी कोलेटरल्स बना लेगी, दूसरी वेन्स के माध्यम से ब्लड की सप्लाई रिटेन हो जाएगी, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब तक रूट कॉज ही खत्म नहीं किया गया तब तक कैसे पॉसिबल है कि क्या कहते हैं, दूसरी जो वेन बनेगी, जो कोलेटरल बनेगी, उसके वाल्व सही होंगे?
है ना, इसलिए मैं इनको अवॉइड करवा रहा हूँ कि मैं इसमें सहमत नहीं हूँ किसी भी तरीके की आपकी वेन के साथ छेड़छाड़ करने में। जी सर, जी एग्री। तो हाँ सर, मैं लास्टली वो बता रहा हूँ, जस्ट एक पॉइंट, जस्ट फ्यू सेकंड्स। जी तो मेरे को लेटली जो है अभी रिसेंटली जो है दो वो एक तो स्क्लेरोथेरेपी करके है, स्क्लेरोथेरेपी जी कि उसमें जी डिटेल्ड ये है कि दे विल पुट सम केमिकल जो आपके उनके वीन्स को डेड कर लेंगे। एंड अदर वन विच इज वेरी रिसेंटली विच स्टार्टेड फ्रॉम 2015, वो वेनासील करके, दैट इज बेसिकली अ पेस्ट जो जी कि वो वीन करते हैं और वो हैंड से प्रेस करके उस वीन को वो चिपका हाँ। देते हैं अंदर, वहां से ब्लड ही नहीं जाएगा। अच्छा डोभाल जी, एक चीज और सुनिए, एक हमारे साथ अभी जुड़ी हुई है डॉक्टर पूजा अकुला, इन्होंने चैट बॉक्स में मैसेज डाला है, उसको जरा पढ़िएगा। मेरे भतीजे को सेम प्रॉब्लम थी, उन्होंने ऑपरेशन किया, नाउ उसको चलने में दिक्कत है सर, वो 25 इयर्स का है, ऑपरेशन 5 इयर्स में किया, 5 साल में उसका ऑपरेशन किया था। तो सर मैं बताना चाहती हूँ सर, हाँ सर पूजा जी सर बताएं मैं प्लीज। हाँ एक एक्चुअली मेरे भतीजे का सेम केस है, ऐसे ही हुआ था और डॉक्टर ने ऐसे ही ऑपरेट के लिए सजेस्ट किया था और डैमेज करने का बोला था उन्होंने। फिर बाद में 2-3 बार वो हेमांजियो जैसे बर्स्ट होता था तो ब्लीड होता था, तो आजू बाजू के लोग सब लोग बोलते थे कि ये क्या कर रहे हैं, इतना नेग्लिजेंस अच्छा नहीं है, ऐसे वैसे करके कुछ कुछ बोल के सब लोगों ने बहुत प्रोत्साहन दी कि ऑपरेशन करा लो। ठीक है, ऑपरेशन तो करा लिया, 2 बार ऑपरेट हुआ उसका एक्चुअली, एक बार 5 साल में और फिर बाद में एक 9 साल में। फिर बाद में उसको जैसे जैसे वो बढ़ता गया तो उसकी जो डैमेज नर्व थी वो तो बढ़ी ही नहीं, लेकिन उसका पैर जो है वो पीछे की साइड से पूरा ऊपर हो गया, वो उंगली सिर्फ पैर की उंगलियां टेक के चलता है। वो अभी उसका इंजीनियरिंग खत्म हो गया, आईआईटी से किया है उसने, इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी एक अपाहिज की जैसे जीना तो बहुत मुश्किल होता है ना सर। ठीक है, सब कुछ उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं हुई वो बाकी की चीजें हैं, लेकिन वो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है अभी भी, और हमेशा उसकी पैर की तरफ ही कंसंट्रेशन रहता है और हमेशा उसके पेरेंट्स को कोसता रहता है कि आपने मेरा ऑपरेट किया क्यों। ऐसे अगर हो रहा होगा तो तब तो किसी न किसी ने तो बताया होगा ना कि आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी करके, लेकिन ये उन्होंने क्या पूजा है कि मैडम मुंबई में है, पूजा मैडम नहीं, हैदराबाद की हूँ सर मैं, और हैदराबाद में। हाँ हैदराबाद की हूँ, और ये वाली चीजें जो हकीकत में होती है, मीन्स सिंपल करके जो ट्रीटमेंट्स बताते हैं वो शॉर्टकट्स कभी भी अच्छे नहीं होते सर। ठीक है, और ऑपरेट जो होते हैं वो नर्व डैमेज करेंगे तो फिर वो नर्व बढ़ेगी नहीं, तो उसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करके ही जाएगा ना, ऐसे थोड़ी है बिल्कुल। कि वो कुछ मैं नहीं करेगा, ऐसे तो नहीं है, स्क्लीरो होने दो या फिर वो कुछ पेस्ट लगाएंगे कुछ भी करेंगे, लेकिन वो इन लास्ट क्या करेंगे, वो डैमेज करेंगे। ठीक है, और सरोज सर ने जैसे बताया उसकी जो कोलाटरल वेन्स होती है उसमें भी तो प्रॉब्लम आ सकती है, ये भी तो सोचिए कि उसको रूट कॉज से निकालना पड़ेगा और फिर से दूसरी वेन्स में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है आपका सोचना भी ठीक है सर, लेकिन क्या होता है कि आगे चल के बच्चे का फ्यूचर बहुत ज्यादा खतरे में हो जाता है, जैसे उनका ना पूरी तरह से उनकी लाइफ एक अपाहिज के जैसे जीना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, कि सारे बच्चे खेल कूद रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी काम कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ, ये वाली चीजें हो जाती है। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ, एंड ऑफ द डे आपका डिसीजन होता है, लेकिन हम लोग का क्या होता है कि आपको एटलीस्ट हम गाइड कर दे कि आप ऐसी चीजें रॉन्ग तो ना करें। ठीक है, बच्चे का सवाल होता है, रॉन्ग नहीं करना, सोच समझ के करना जो भी ट्रीटमेंट है ना, क्योंकि बहन जी बहुत कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे के जो शुरुआत हुई 1 साल की उम्र से हो गई थी, और जो टेस्टिकुलर एरिया है जैसे ये बता रहे हैं कि बाथरूम वाली जगह में जैसे इन्होंने बोला, तो टेस्टिकुलर और पेनाइल एरिया में उनको बढ़ना शुरू हुआ। तो देखो क्लियर कट यही है कि यहाँ पे अपान वायु की दृष्टि है, और हम इसको उन्होंने वेरिकोज वेन कहा, या जो हमें दिख भी रहा है, हम इसको अगर आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य से सोचते हैं तो उत्तान वात रक्त सोचते हैं सर, और हम उसी के हिसाब से इसकी चिकित्सा करेंगे, और सर्जरी की बात तो जहां तक ठहरी नहीं करेंगे, लेकिन क्यूबिटल फोसा से, इसमें मेन बोला कि रक्त मोक्षण इसमें बोला गया है, और लीच थेरेपी भी अगर वहां नहीं हो सकती है तो 20 ml ब्लड निकालना क्यूबिटल फोसा से, वो एक उसकी ड्रग, वो एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में चॉइस बोला जाता है सबसे पहले। तो यहाँ पे जैसा मेरी समझ में आता है कि अपान वायु कफ के द्वारा आवृत है,
और आवाज चली गई। उसने उसको स्रोतों को अवरोध किया। हेलो जी जी हाँ हेलो हाँ जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपकी? अपान वातरक जी सर। जी तो अपान वायु जो है वो कफ के द्वारा आवृत है, एक बात। और दूसरी बात, यहाँ पे हम वात की ही चिकित्सा करेंगे, अपान वायु पे ही चिकित्सा करेंगे। दूसरी बात ये कि ऑपरेशन वाले सीन पे तो हमको नहीं जाना चाहिए। और तीसरा, इसमें लेप वगैरह का बहुत अच्छा इफेक्ट है जिसमें कि वो ठीक हो जाता है। और क्या, मेरी वॉइस चली गई थी, मैं कुछ कहने लगी थी। जी मैं सरोज जी से डोभाल जी से कहूंगा कि आप अपना ना वीडियो और ऑडियो खोल लो। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, फिर आपको कल फिर आना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। आप ऑडियो भी खोल लो, अपना वीडियो भी खोल लो। यस सर। ऐसा है सर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जी सर। हम सब मिलके ना आपके बच्चे को ठीक करें, आप चिंता बिल्कुल ना करें। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि आप मुझे ये बताओ कि इस समय आप रह कहाँ रहे हैं? अभी सर मैं युगांडा में हूँ, एंतेबे यहाँ पे एक सिटी है, साउथ युगांडा में हूँ अफ्रीकन अफ्रीका में। कंट्री है, युगांडा केन्या के पास में है जी। अब सरोज जी, आपके हाथ में ये केस है, और जो दवाइयां भेजनी है आप भेजेंगे, हैंडल पूरा आप करेंगे, ठीक है? जी जी, ये इंडिया आने वाले हैं सर जी, इंडिया, सॉरी कहना इंटरप्ट, सॉरी सर। हाँ। इंडिया मेरा आने का वही है कि अगर कुछ मतलब फिजिकली बच्चे की जरूरत हो तो मैं आ जाऊंगा, अदरवाइज जी। मेडिसिन मैं मंगाने का अरेंजमेंट कर लूंगा यहाँ पे। अगर मतलब फिजिकली जैसे लीज थेरेपी वगैरह देनी तो आई कैन प्लान टू कम, हाँ अदरवाइज आपको सर मैं मेडिसिन वगैरह यहाँ पे मंगा लूंगा, जैसे आप लोग ठीक है। मतलब मुझे गाइड करें। आपको कम से कम 2 महीने के बाद इंडिया आना ही पड़ेगा। 2 महीने तक आप ना आए तब तक हम बच्चे को जो है वो औषधियां चलाएंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ज्यादा टाइम भी ना लगे, हम अपना 1-1.5 महीने में पूरा काम करके फिर आप जा सकते हैं। अभी हम बुला लें, फिर हमें समय चिकित्सा देनी है, फिर आपको जो है फिर लीज थेरेपी कराएं या फिर हम रक्त मोक्षण कैसे कराएं, तो वो आपका टाइम जो है थोड़ा सा हो जाएगा। इसलिए आपको 1.5 महीने या 2 महीने तक आपको वहीं रहना है, और एटलीस्ट आप जो है जल्दी से जल्दी औषधियाँ डॉक्टर साहब प्रोवाइड कराई देंगे, वो भिजवाई देंगे। और आप आज से जो परहेज बता दे रहा हूँ, आपको कल फिर आना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको समझाना भी है। चिकित्सा थोड़ी सी लंबी है, तो मतलब लंबी का मतलब हमारे हिसाब से जो चिकित्सा है वो पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज को देख के फिर हम चिकित्सा उसको बताएंगे, आप भी सुनेंगे उसके लिए। तो मैं अब आपको बच्चे को परहेज बता देता हूँ, और सबको इसकी संप्राप्ति एक सांस में बताऊंगा, और वो सांस में वो समझते चले जाए। जब चरक में इसका वर्णन किया है कि उत्तान और जब चरक में इसका वर्णन किया है कि आप बातरक जो है वो संभावित कैसे होता है, तब कहा है, देखो हर चीज अपने पर डिपेंड करती है। अपने अपने कारणों से स्वतंत्र रूप से वायु और रक्त जब दोनों दुष्ट होते हैं, यहाँ पर पित्त का नाम लिया ही नहीं भाई साहब ने, हमारे चरक जी ने नाम ही नहीं लिया पित्त का। उन्होंने कहा कि अपने अपने कारणों से स्वतंत्र होकर जब कफ वो क्या नाम है रक्त और वात जब दोनों दूषित होते हैं, तो अपान वायु इन दोनों, क्योंकि क्या हो गया, हमारे रक्त सधर्मी, उसमें पूरा द्रव भाग है, वो एज लाइक टू पृथ्वी अग्नि, इन सबसे महाभूत है, 5 महाभूतों का अग्नि महाभूत उसमें प्रबल अवस्था में है, और बाकी महाभूत जो द्रव अवस्था है ये सारे नापते हैं हम, उसको पृथ्वी नापते हैं उसकी, इसका पृथ्वी क्या है। और वायु उसको ले कहाँ जाएगी, उसका मेन अपना स्थान है, अपने अपने स्थान से जब प्रकट होकर जब अपान वायु जब उस रक्त को लेकर, साथ में कफ की भी वृद्धि है, तो कफ का वहां पर स्निग्ध गुण है, तब आचार्य सुश्रुत का एक एक चीज आपको क्लियर होगी कि गांठ कैसे पड़ गई। तब आचार्य सुश्रुत ने कहा कि जब रक्त में गांठ पड़ जाए, यानी कि इसका मतलब वहां कफ और पित्त और वात दोनों मिलकर उस जो रक्त है, उस रक्त में जो कफ है उसको साथ में ही उन्होंने लपेट दिया वहीं, और एक गट्ठी टाइप की बना दी, और वहां पर एक गांठ पड़ गई। वहां पर कफ की संप्राप्ति पूरी तरह से है, लेकिन वो दिख नहीं रही है, वो अपने कोई लक्षण नहीं दिखा रहा है। पेन इसलिए दिखा रहा है, तब देखो आप उसमें बात रक्त में चिकित्सा में पढ़ोगे, कहा है कि जब पित्त और कफ दोनों मिलकर जब वायु का रास्ता रोकते हैं, तब वहां पर देखिए आपको तो आपको जो बात रक्त है उसमें पित्त का तो नाम ही नहीं लिया गया है कि दोष का तो प्रमुख दोष
कफ का नाम ही नहीं लिया गया है। लेकिन जब उन्होंने बताया है कि सूल कैसे होता है और वो सूल अलग अलग टाइप के कैसे होता है, तब उन्होंने कहा कि अगर पित्त के कारण सूल हो रहा है, मतलब यानी रक्त के कारण दूषित वो उसी से रहा है, वो रक्त के कारण अगर कहीं दूषित हो रहा है, पित्त के कारण दूषित हो रहा है, तो उन्होंने सूल की अवस्था कुछ अलग बताई। और जब उन्होंने ये कहा कि पित्त और कफ दोनों मिलकर जब वायु का रास्ता रोकते हैं, तब तीव्र सूल की या मतलब हल्के हल्के सूल की जो एक संप्राप्ति बनी रहती है वो हमेशा बनी रहती है। वात रक्त के जो लक्षण है वो सामने दिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने वहां एक जगह कहा है और फिर उसके ऊपर जस्ट पिंड तेल का वर्णन कर दिया, बिल्कुल उसी के ऊपर एकदम पिंड तेल का उन्होंने वर्णन किया, और नीचे फिर एक तेल, एक घी, एक मधु और एक चीनी, तीनों को मिला के, और फिर जब सुश्रुत का हम देखेंगे तो फिर उसमें वही जो मैं आपको बता चुका हूं, मैं पेशेंट के सामने नहीं कहूंगा, उसको डॉक्टर साहब खुद अवेलेबल कराएंगे, उन्हें समझाएंगे और देंगे, क्योंकि वही एक ऐसी दवाई है जो रक्त की गांठ को घोलेगी। वहां पर बच्चे को आप जो है परहेज क्या क्या कराएंगे वो हम आपको आज बता दे रहा हूँ। कोई भी खट्टी चीज बच्चे के पेट में नहीं जानी चाहिए, यहाँ तक कि टमाटर भी उसकी सब्जी में नहीं हो। संतरा, नींबू, अचार, इमली, खट्टा, मट्ठा, दही, ठीक है, ये सब चीज आप बिल्कुल ना दें, लिख सकते हैं आप इसको। कोई भी खट्टी चीज उसके नहीं जाए। चावल भी थोड़ी देर के बाद खट्टा हो जाता है, तो चावल उसको ना दें। उड़द की दाल ना दें, उसको दही ना दें। हरी मिर्च, अदरक, पुदीना, जो हरी चीज दिखे डायरेक्ट पेट में सीधे हरी जाए, तुरई छील के, कद्दू छील के, लौकी छील के इनको आप दें। और कोई ऐसी सब्जी है जो हरा पार्ट ना जाए सीधे, मेथी का साग उसको दे सकते हैं आप, मेथी का साग खा सकता है, क्योंकि मेथी का साग अपने में जो कड़वा होता है, कटु होता है, तो उसको दे सकते हैं। जैसे पालक है, नहीं छिल सकता, नहीं दे। भिंडी है, नहीं छिल सकती, नहीं दे। शिमला मिर्च है, नहीं छिल सकती है, वो ना दे। तो कोई भी हरी पार्ट, अदरक ना दें, उसे कुल्थी ना दें, दही ना दें, दही का पानी ना दें, मस्तू ना दें, मस्तू का मतलब दही का पानी ऊपर होता है, वो ना दें। किसी भी तरह का जो मतलब कहना चाहिए, एक मिनट रुक जाओ है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो सब चीजें हैं ये आपको बंद करनी है, खासतौर से इन चीज पर ध्यान रखना है कि बच्चा ये सब चीज ना खाए। अक्सर है क्या कि फ्रूटी है वो भी खट्टी है, और जो वैसी वाली चीजें हैं वो भी सब है। मैदे वाली कोई चीज उसको ज्यादा ना दें, आप उसे दाल रोटी सब्जी पर सीमित रखें। उड़द की दाल का सेवन उसको ना दें, बाकी मूंग खाए, मसूर खाए, चना खाए, मोट खाए, ये सब दालें खा सकता है। सब्जियां जो हरा पार्ट ना जाए वो ना खाए। अदरक का इस्तेमाल ना करें, कुल्ची का इस्तेमाल ना करें, हरी मिर्च का इस्तेमाल ना करें। मतलब जो हरी मिर्च हम खा लेते हैं ना शौक में, वो क्योंकि हरा पार्ट जाएगा तो वो रक्त को दूषित करता है। और आप लोगों से सभी से मेरा ये है कि जब रक्त दुष्टि है, वैसे तो सबने पढ़ा है, लेकिन ध्यान दिलवा दे रहा हूँ, एक बार फिर रिपीट कर लेना। जब रक्त दुष्टि के उसने बताया कि रक्त दुष्टि होती किससे है, तो इन साफ साफ करके आचार्यों ने एक एक करके लिख दिया है, और फिर बात रक्त में उसको रिपीट किया है। और जब निदान में कहा गया तो निदान में फिर उन्होंने ये चीजें रखी हैं। और इसमें बस एक चीज अलग है थोड़ी सी, और वो चरक में नहीं है, वो सुश्रुत के अंदर है कि जब रक्त में गांठ पड़े तो फिर आपको ये औषधि देनी है। और फिर इसमें हम अदरक भी साथ में देंगे, लेकिन उस स्थिति में देंगे जब हम रक्त को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देंगे, वो रक्त मोक्षण के बाद, जब अग्नि को हमें ठीक करना होगा तब। अब सर मैं आपसे ये कहूंगा, टाइम थोड़ा सा ओवर हो रहा है, आप कल जरूर आइएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब से हमारा डिस्कशन भी हो जाएगा फोन पे या आपके सामने, और फिर जो है हम आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट देंगे। बच्चे को कहीं किसी भी तरह की नहीं, जिम्मेदारी हमारी है, हम ठीक करेंगे उसको। सर उनका डिलीवरी का हिस्ट्री और कुछ लेना है ना सर, उसका एक वो डिलीवरी की हिस्ट्री ऐसा है डॉक्टर साहब, उसमें दो चीजें रही होंगी कि जो दूध का गुड़ रहा होगा ना, वो गड़बड़ रहा होगा सर। और एक और सर, उनका डिलीवरी के बाद तुरंत बच्चे रोया था क्या, और उनका कुछ 1 मंथ का जॉन्डिस का सिम्टम, वो सब पूछना है ना सर। कल पूछ लेंगे डॉक्टर साहब, उसका ज्यादातर कोई संबंध है नहीं। उसका कारण ये है कि बच्चा गिरा भी है, अब बच्चा गिरा है तो वहां पर थोड़े से बच्चे के गिरने, आजकल के बच्चे बड़े सुकुमार होते हैं, गिर जाते हैं, आघात हुआ, वायु वहीं पर तुरंत प्रकुपित हो गई, वो झाड़ को उठ गए लेकिन वायु वहां प्रकुपित हो गई। वहां पर उनकी मसल्स में इतनी ताकत नहीं है, जो वायु इतना गुड़ नहीं होता है वहां पर, जो वायु को प्रकुपित होने से रोक दे।
तो पर यहाँ डोभाल पे जी सर वात का अनुलोमन भी करेंगे और वो यमक देंगे ना, हम सब अपना काम जो करेंगे, यमक। सब काम करेंगे। उसको उसको इतना सब कुछ आप चिंता ना करें, बच्चे को हम आपको ठीक करके छोड़ेंगे बस, इससे डोभाल जी ज्यादा। सुन रहे हैं आप? जी डोभाल जी जी सर, जी सर। अब ऐसा करते हैं, कल 9 से हमारे इंडिया के टाइम के हिसाब से 9 से 9:15 के हिसाब से आप जुड़ जाइएगा इसी लिंक से, है ना? तो जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं और कल कुछ फाइनल डिटेल डिटेल में भेज थोड़ा दूंगा। और चर्चा हो जाएगी, आज थोड़ा समय भी ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ओके ठीक है, थैंक यू सर। और मैडम, मैं सबके नाम जानता नहीं, बट आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ आप लोगों से बात करके। जी जी जी, नहीं, नमस्कार आपका नमस्कार। ट्रीटमेंट पॉजिटिव रहेगा, आप चिंता ना आप करें। चिंता ना करें, ठीक होगा बच्चा आपका, कोई नहीं। ये तो खैर ऊपर वाले की दुआ से खैर इतना तो सब कुछ है ही है, और बाकी तो सब मिलकर अरे ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं, कोई नहीं। ठीक है सर, गुड नाइट फिर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सभी गुड को, राम, थैंक यू वेरी मच सर। शुभरात्रि सभी को, नमस्कार। शिवरात्रि सर। शुभरात्रि। शुभरात्रि सर, शुभरात्रि।